नमस्कार, न्यूज पॉइंट लेकर हाजिर हूं मैं राजीव। दोस्तों, हिंदुत्व के नाम और विकास के दाम पर सत्ता में आने वाले मोदी की कुर्सी पर अब खतरा मंडरा रहा है। बिल्कुल आप सही सुन रहे हैं, हिंदुत्व के नाम पर और विकास के दाम पर नरेंद्र मोदी सत्ता पर आए थे, काबिज हुए थे, लेकिन अब उनकी कुर्सी पर खतरा मंडरा रहा है। विपक्ष मोदी से इस्तीफे की मांग कर रहा है क्योंकि मोदी के झूठे वादों का नुकसान इस देश की आम जनता को अब उठाना पड़ रहा है। एक तरफ अमेरिका ने फिर से भारतीयों को हथकड़ियों में जकड़कर भेजकर अपनी नीयत दिखाई और दूसरी तरफ महाकुंभ के प्रचार के कारण उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़ से फिर भगदड़ मच गई। जी हां, सही सुन रहे हैं, यह शब्द कहने में डर लगने लगा है अब। लेकिन ये तस्वीरें नई दिल्ली रेलवे स्टेशन की हैं। आप जानते हैं कि महाकुंभ के नाम पर हिंदू ध्रुवीकरण की कोशिश में बीजेपी लगी हुई है, क्योंकि सामने चुनाव है और खासकर उत्तर प्रदेश का चुनाव 2027 में। लेकिन बीजेपी को एक के बाद एक झटके लग रहे हैं। पहले प्रयागराज में जारी बदइंतजामी पर सवाल उठे, फिर महाकुंभ में भगदड़ पर बीजेपी और योगी सरकार फंसी, और अब नई दिल्ली रेलवे स्टेशन, देश का अगर कहें तो नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से बड़ा रेलवे स्टेशन और क्या हो सकता है, क्योंकि देश की राजधानी का सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन है नई दिल्ली रेलवे स्टेशन। और इस पर शनिवार रात यानी कल रात भगदड़ मच गई, और भगदड़ मचने के बाद मोदी सरकार भी बुरी तरह घिर गई है। नई दिल्ली जैसे बड़े और अहम रेलवे स्टेशन पर आखिर हजारों की तादाद में लोग कैसे इकट्ठे हो गए, और रेलवे प्रबंधन ने इतनी भीड़ जो है वो बढ़ने के बाद भी तत्काल कोई कदम क्यों नहीं उठाया, यह सवाल है, बड़ा सवाल है। आखिर रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव जो वॉर रूम बनाकर सारी निगरानी करने का दावा करते रहे हैं, क्या वो दावे भी झूठे थे, या ये सारे सवाल अब क्यों उठ रहे हैं? और नौबत ऐसी आ गई है कि विपक्ष मोदी और रेल मंत्री दोनों से इस्तीफे की मांग कर रहा है। आज कांग्रेस ने इस मामले पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कुछ जरूरी सवाल उठाए हैं। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही थी सुप्रिया श्रीनेत। क्या कुछ कहा है प्रेस कॉन्फ्रेंस में सुप्रिया श्रीनेत ने, जरा सुन लीजिए। और एक चीज बिल्कुल साफ है और शीशे की तरह साफ है कि इस सरकार में दो हिंदुस्तान हैं। एक हिंदुस्तान जहां पर राजा कुंभ में अपने खास दोस्तों को वीवीआईपी दर्शन करवाएगा, वीवीआईपी डुबकी लगवाएगा, और दूसरी तरफ आम लोगों को भीड़ में कीड़े मकोड़ों की तरह कुचलकर मर जाने को मजबूर कर देगा। एक तरफ राजा अपने दोस्तों को हेलीकॉप्टर से दंदनाते हुए, सरसराते हुए महाकुंभ में डुबकी लगवाता है, प्रयागराज की यात्रा करवाता है, और दूसरी तरफ रेलवे के प्लेटफॉर्म पर गाजर मूली की तरह श्रद्धालु दम घुटकर मरने को मजबूर है। एक तरफ राजा अमेरिका में अपने दोस्त के बचाव के लिए खड़ा हो जाता है, उसको व्यक्तिगत मामला बताता है, जैसे औरतें नल पर कभी कभी पानी के लिए लड़ती हैं, उस तरह की मुद्राएं करता है। और दूसरी तरफ वही राजा जब हमारे लोगों के पैरों में बेड़ियां और हाथों में हथकड़ियां होती हैं तो आंखें मूंद लेता है, मौन धारण कर लेता है। तो दोनों मामला, चाहे वो भगदड़ या महाकुंभ में जो कुछ हो रहा है वो मामला, या अमेरिका से आ रहे प्रवासी भारतीय जो हैं और जिनको अवैध अमेरिका घोषित करके बाहर भेज रहा है वो मामला हो, इन दोनों मामलों पर यहां सुप्रिया श्रीनेत घेर रही हैं। कांग्रेस ने मोदी के फुलाए हुए गुब्बारे में सच की सुई चुभो दी है, ये कह सकते हैं। सुप्रिया श्रीनेत ने इस हादसे को सीधे नरसंहार बताया है और रेल मंत्री से इस्तीफा मांग लिया है। सुप्रिया श्रीनेत ने रेल मंत्री से इस्तीफा मांगते वक्त क्या कुछ कहा है, इसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में जरा ये भी सुन लीजिए। इस मंच से हमारी एक और एक ही मांग है कि कल के हादसे को देखते हुए, कल की बदइंतजामी को देखते हुए, कल की निर्दयता को देखते हुए, कल के नरसंहार को देखते हुए रेल मंत्री को अपने पद पर बने रहने का 1 मिनट का भी नैतिक अधिकार नहीं है। द रेलवे मिनिस्टर मस्ट रिजाइन विद इमीडिएट इफेक्ट। उनको तुरंत जिम्मेदारी लेते हुए अपने पद से इस्तीफा देना चाहिए, उनको पद से बर्खास्त करना चाहिए अगर वो इस्तीफा नहीं देते हैं, क्योंकि रेल आम आदमी के आवागमन का साधन है। रेलवे मंत्री वो व्यक्ति नहीं हो सकता है जो अपनी छवि सुधारने में, जो लोगों के मरने को छोटी छोटी घटना बताए, जो मृतकों में के साथ संवेदना जताने के बजाय मौत के आंकड़े छुपाए। ऐसे व्यक्ति के भरोसे भारतीय रेल और भारतीयों को नहीं छोड़ा जा सकता है।
तत्काल इस्तीफा दें रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव, ये मांग है कांग्रेस पार्टी की और ये मांग विपक्षी दलों की है और देश के कई आम जनता जो है जिनके परिजन जा चुके हैं यानी जान गंवा चुके हैं, उनकी मांग है। वहीं पूर्व रेल मंत्री और राष्ट्रीय जनता दल के नेता सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने भी इस बद इंतजामी के लिए मोदी सरकार को दोषी ठहराते हुए इस्तीफे की मांग की है। आइए जरा लालू प्रसाद यादव ने क्या कुछ कहा है, सुन लीजिए। बहुत दुखद घटना घटी है, हम सब लोगों को श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। रेलवे का एक गलती है, रेलवे के मैनेजमेंट से लापरवाही की वजह से इतने लोगों की मौत हुई है, मुझे काफी अफसोस है। फेलियर है सर रेलवे का। फेलियर है ना, फेलियर है तब ना सर, जिम्मेवारी रेल मंत्री को लेनी चाहिए, लेना ही चाहिए ना रेल मंत्री को। सर क्या मांग करेंगे कुंभ में सर, जिस तरह से भीड़ बढ़ रही है? अरे सब कुंभ का क्या कोई मतलब है, फालतू है कुंभ। तो सुन रहे थे आप लालू प्रसाद यादव, काफी दुखी, थोड़ा सा तबीयत नासाज दिखाई दे रहा है, यानी उनकी तबीयत ठीक नहीं दिख रही है, लेकिन फिर भी यहां पर लालू प्रसाद यादव सीधा हमला बोलते हुए और जो कुछ है उससे दुखी नजर आ रहे हैं। वहीं इधर समाजवादी पार्टी के मुखिया और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश के, उन्होंने भी फिर से कहा है कि ये सरकार धर्म के लिए नहीं बल्कि अपने प्रचार के लिए कुंभ करवा रही है, क्योंकि कुंभ का जिक्र अभी कर रहे थे और ये जो घटना घटी है ये कुंभ के कारण ही तो घटी है। ये पहले कुंभ के अंदर भगदड़ और उसके बाद अब दिल्ली रेलवे स्टेशन पर भगदड़, और ऐसी ही भगदड़ की स्थिति जो है, ऐसे हालात कई रेलवे स्टेशनों पर हैं। क्या कह रहे हैं अखिलेश यादव, जरा ये भी सुन लीजिए। आप उलझो मत। आपको सवाल ये करना चाहिए कि जब मुख्यमंत्री जी ने 100 करोड़ का इंतजाम किया था तो 50 करोड़ ही लोग आए हैं, 60 करोड़ लोग आए हैं। आपकी व्यवस्था कैसे फेल हो गई? और फिर ऐसे महाआयोजन में राष्ट्रपति जी से लेकर के, उपराष्ट्रपति से लेकर के, प्रधानमंत्री से लेकर के दुनिया के दूसरे हिस्सों से बड़े बड़े डेलीगेट्स, बड़े बड़े स्टेट हेड्स, कैबिनेट मिनिस्टर्स या और मिनिस्टर्स या अपोजिशन पार्टी के लीडर्स जो आयोजन में आए हैं, उनके लिए तो व्यवस्था थी, लेकिन आम लोगों के लिए व्यवस्था क्यों नहीं थी? जो आम लोग, जिन पे श्रद्धा है और सच्चाई ये है, कोई भी इतिहास पलट करके देखा, जहां से इतिहास शुरू होता है कुंभ का, सम्राट हर्षवर्धन जो कन्नौज के राजा थे, उन्होंने इस तरह का आयोजन शुरू किया था। वैसे तो पौराणिक है, उससे पहले का इतिहास किसी के पास नहीं है, लेकिन जो डॉक्यूमेंटेड हिस्ट्री है वो यही बताती है कि सम्राट हर्षवर्धन ने ये कुंभ शुरू किया था और इस कुंभ में अलग अलग धर्म के लोग आते थे। आयोजन 75 दिन चलता था, दान दिया जाता था, स्नान होता था, पुण्य और तमाम चीजों की बातें होती थी, लेकिन ये तो केवल अपने प्रचार के लिए कुंभ कर रहे हैं। सर एक सवाल, तो सुन रहे थे, यहां साफ साफ अखिलेश यादव कह रहे हैं ये तो आप सिर्फ अपने प्रचार के लिए कुंभ करवा रहे हैं। और इस मुद्दे पर तेजस्वी यादव ने भी यही कहा है कि ये सरकार गरीबों की नहीं है, बल्कि उसे गरीबों के दुख दर्द से कोई लेना देना नहीं है। ये जरा तेजस्वी यादव को भी सुन लीजिए। कोई भी व्यवस्था सरकार द्वारा जो है वो नहीं कराएगी, और दुख सबसे ज्यादा इस बात की है कि लगातार जो है गरीब मारे जा रहे हैं। स्टेशन से लेकर के घाट तक लोगों की, हजारों लोगों की जो है मौतें हुई हैं, और पूरा देश और बिहार जानना चाहता है कि इन मौतों का जिम्मेवार कौन है दोषी। हजारों लोग जो हैं, श्रद्धालु जो हैं, वो मारे जा रहे हैं और सरकार को कोई चिंता नहीं है। सरकार केवल अपने पीआर में लगी हुई है कि इंतज़ाम इतना अच्छा है, बल्कि इंतज़ाम की अगर बात की जाए तो केवल जो वीवीआईपी के जहाँ टेंट्स वगैरह लगे हैं या नाव चल रही हैं, केवल इंतज़ाम वहीं तक सीमित है। बाकी जो श्रद्धालु जो बड़े तादाद में जो जा रही हैं, जिनकी जनसंख्या सबसे ज़्यादा है, स्टेशन से लेकर के आप जाम से लेकर के आप कहीं भी चले जाएं, घाट स्थलों पे चले जाएं, पूरी तरीके से जो है कुव्यवस्था जो है पूरे जगह पर है।
सरकार जो है ढिढोरा पीट रही है, बुला रही है और व्यवस्था के नाम पे चौपट है। लगातार और रेल हादसा है तो पता नहीं कितना होता है। ट्रेन टाइम पे चले ना चले लेकिन रेल हादसे होते हैं। लेकिन आप देखिएगा इससे पहले भी लखनऊ के आसपास रेल हादसा हुआ था। अब ये प्लेटफॉर्म पे इस तरह के हादसाएं हुए हैं तो किसी ना किसी की तो जिम्मेदारी तय होनी चाहिए। सब लोग मस्त हो चुके हैं सरकार में, गरीब मर रहा है इसलिए इनको कोई चिंता नहीं है गरीबों की। इसलिए बार बार हम लोगों ने कहा है ये गरीबों की ये सरकार है ही नहीं। और श्रद्धालुओं की मौत हो रही है, कोई चिंता नहीं है, कोई कार्रवाई नहीं है। कौन है आखिर जिम्मेदार? कोई ना कोई तो होगा ना। या हम लोगों ने बस ये हो गया कि लोग मर रहे तो मरते रहे, कोई व्यवस्था ठीक नहीं करना है। एक हादसे के बाद भी इन लोगों ने सबक नहीं सीखा कि कैसे व्यवस्था को बेहतर किया जाए। लगातार व्यवस्था के नाम पे जो है, पैसों के नाम पर जो है बंटर बांट किया जा रहा है। और व्यवस्था इस हिसाब से होना चाहिए, कम से कम लोगों को सहूलियत होनी चाहिए, सुविधा मिलनी चाहिए। तो सुन रहे थे यहाँ पे सीधा सीधा हमला बोलते हुए तेजस्वी यादव, और लालू प्रसाद यादव को भी आपने सुना, अखिलेश यादव को भी सुना। और इसी मसले पर राहुल गांधी ने सुबह सुबह ट्वीट किया है। ट्वीट में राहुल गांधी ने क्या कुछ लिखा है ये भी देख लेते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों कि यहाँ लिख रहे हैं राहुल गांधी, नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर भगदड़ मचने से कई लोगों की मृत्यु और कईयों के घायल होने की खबर अत्यंत दुखद और व्यथित करने वाली है। शोकाकुल परिवारों के प्रति अपनी गहरी संवेदनाएं व्यक्त करता हूं और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की आशा करता हूं। ये घटना एक बार फिर रेलवे की नाकामी और सरकार की असंवेदनशीलता को उजागर करती है। प्रयागराज जा रहे श्रद्धालुओं की बड़ी संख्या को देखते हुए स्टेशन पर बेहतर इंतजाम किए जाने चाहिए थे। सरकार और प्रशासन को सुनिश्चित करना चाहिए कि बदइंतजामी और लापरवाही के कारण किसी को अपनी जान न गंवानी पड़े। ये बात यहाँ राहुल गांधी कह रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट बात। लेकिन ये नई दिल्ली का ये हादसा ऐसे वक्त पर हुआ है दोस्तों जब दिल्ली में तो चुनाव खत्म हो गए हैं, लेकिन बिहार में चुनाव अभी बाकी हैं। दिल्ली में पूर्वांचलियों के वोट भी हासिल करने में बीजेपी को सफलता मिल गई है, लेकिन इस बार बिहार के लोग जिस तरह भगदड़ का शिकार हुए हैं और इस मुद्दे पर विपक्ष ने जो घेराव किया है, क्या उसमें बिहार में अपनी सरकार और अपना सीएम बनाने का बीजेपी का सपना पूरा हो सकेगा? ये एक बड़ा सवाल है। हालांकि बीजेपी की तरफ से अभी से लीपापोती की कोशिश शुरू हो गई है। अमित मालवीय, आप जानते हैं, नाम ट्रोल आर्मी के सबसे बड़े मुखिया हैं अमित मालवीय, और बीजेपी मीडिया विंग के हेड हैं। अमित मालवीय ने कल रात एक वीडियो डालकर ट्वीट किया कि इस वक्त दिल्ली रेलवे स्टेशन कितना खाली दिख रहा है। पता नहीं मालवीय जी को ये वीडियो कहां से मिला, क्योंकि हकीकत ये है कि कई पत्रकारों को धमकाया गया कि वे सच्चाई नहीं दिखाएं। और बहुत देर तक पहले दिल्ली के ही एलजी लेफ्टिनेंट गवर्नर, उन्होंने पहले एक कंडोलेंस जारी कर दिया ट्विटर पे। उसके बाद फिर उसको ट्वीट को उन्होंने एडिट कर दिया कि वहां पर भगदड़ नहीं मची, भगदड़ मचने और उसमें कुछ लोगों के जान गंवाने पर कंडोलेंस था, शोक उन्होंने जाहिर कर दिया था। लेकिन उसके बाद उसको थोड़ी देर बाद, लगभग 25 मिनट बाद, उस ट्वीट को उन्होंने एडिट करके और वहां से उन शब्दों को हटा दिया। आखिर क्यों ऐसा? अमित मालवीय को आखिर क्या सपना आया था कि यह बताया जाए इस वक्त कि नई दिल्ली रेलवे स्टेशन बिल्कुल खाली है? ये वीडियो जारी करने का पत्रकारों को आखिर क्यों बताया गया कि खबर न दिखाई जाए? खैर, इधर नीतीश कुमार भी आज दिल्ली पहुंचे हैं और उन्होंने पत्रकारों से कहा है कि हमने मुआवजे का ऐलान किया है। लेकिन अब सवाल उनसे भी होंगे कि जिस सरकार ने आम बिहारी की जान की रक्षा नहीं की, क्या उस सरकार के साथ नीतीश आगे भी बने रहेंगे? ये इसलिए क्योंकि नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री, इसलिए बिहारियों की बात कर रहा हूं, वरना इस भगदड़ में दिल्ली के निवासियों की भी मौत हुई है। कहीं के भी निवासी हों, आप इस देश के निवासी हैं, इसी देश के निवासियों को अमेरिका भेज रहा है हथकड़ियां लगा के, लेकिन नरेंद्र मोदी जी वहां बड़े बड़े लेक्चर दे रहे हैं, कह रहे हैं कि ह्यूमन ट्रैफिकिंग को रोकना चाहिए, पहले जो वहां से आ रहे हैं उनको बाइज्जत ले आइए साहब। ये सवाल तो पूछा नहीं जाएगा, किया नहीं जाएगा। खैर, आइए दोस्तों, आज न्यूज पॉइंट में चर्चा करेंगे कि किस तरह बीजेपी के सामने आ गई है सरकार बचाने की चुनौती और कैसे ऐसी तमाम घटनाओं पर पर्दा डालने की कोशिश कर रही है, नाकाम कोशिश कर रही है बीजेपी, क्योंकि
सच कभी ना कभी बाहर आ ही जाता है और ये आ रहा है बाहर। चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं। हमारे साथ कुछ वरिष्ठ साथी जुड़े हुए हैं, उन सबसे आपका परिचय करवाता हूं और आगे बढ़ते हैं। देखिए इस वक्त हमारे साथ 5 वरिष्ठ साथी जुड़े हुए हैं। अमलेंदु उपाध्याय जी हैं, प्रशांत टंडन जी हैं, जयशंकर गुप्त जी हैं और हेमंत कुमार जी हमारे साथ बने हुए हैं और हमारे साथ बने हुए हैं प्रेम कुमार जी। आप सभी का स्वागत इस्तकबाल है। स्वागत इस्तकबाल आप तमाम दोस्त साथी शुभचिंतक आप सबका जो अब तक जुड़ चुके हैं उनका भी, जो जुड़ने वाले हैं उनका भी। सीधे दिल्ली की खबर, दिल्ली से शुरुआत करते हैं। प्रेम कुमार जी आपके पास ही आना चाहता हूं और यहाँ से अच्छा है कि हेमंत जी भी जुड़े हुए हैं। उधर पटना से बिहार के लोगों की जान गई है, देश के लोगों की जान गई है। पटना में क्या इसकी चर्चा है वो भी सुनेंगे समझेंगे हेमंत जी से, और इसका चुनाव पर क्या असर पड़ेगा और कैसे बीजेपी नरेंद्र मोदी के सामने संघर्ष है अब कुर्सी बचाने की, ये भी समझेंगे। लेकिन प्रेम कुमार जी ओपनिंग कमेंट। जी शुक्रिया राजीव जी। अब देखिए महाकुंभ लगातार हादसे दर हादसे हो रहे हैं और नई दिल्ली में जो हादसा हुआ, ये हादसा कम और लापरवाही और जानबूझकर लापरवाही अधिक दिखती है। और अब जो घटनाएं घट रही हैं वो एक अलग किस्म से घट रही हैं। हादसा जब होता है, जब कोई दुर्घटना होती है, भगदड़ होती है, तो इमीडिएट रिएक्शन होता है कि कैसे बचे हुए लोगों को सुरक्षित किया जाए, जो घायल हैं उनको सुरक्षित, उनकी जान बचाई जाए, ये सारी प्राथमिकताएं होती हैं। लेकिन अब प्राथमिकता बदल गई है। पहली प्राथमिकता हो गई कि कैसे खबर को नकारा जाए, मौत की खबर को नकारा जाए, ये पहली प्राथमिकता हो गई है। और इसके लिए जो सारे प्रबंध किए जाते हैं कि पूरे स्टेशन को की घेराबंदी कर दो, किसी को फोटो खींचने मत दो, कोई मोबाइल से ले लिया तो उसको छीनो, उसको डिलीट करवाओ, ये तमाम चीजें वो पूरी पुलिस व्यवस्था इस काम में लग जाती है, लगी हुई दिखी। और ये एक पार्ट है जो सरकार की मिशनरी पुलिस है उसका भी थोड़ा आगे आ जाइए प्लीज जी। और इसी सरकार का जो पूरा जो इंडियन स्टेट है जो राहुल गांधी कहते हैं, उसका जो उसमें जो मीडिया का जो धड़ा है उसको भी आप देखिए। आप उसकी कोई भी कभी भी रिपोर्टिंग आप देख सकते हैं कि 8 बजे के बाद से जो रात 12 सवा 12 बजे तक और उसके बाद थोड़ा सा फर्क आया, इस समय तक जो खबर दिखाई जा रही थी वो क्या दिखाई जा रही थी सारी मीडिया में, वही कवर अप करो। क्या दिखा रहे कि भीड़ में बेहोश महिलाएं बेहोश हो गई और सब जगह खबर चल रही है। हम चूंकि पत्रकार हैं, उसी इकोसिस्टम का पार्ट है, तो हमने समझा कि सिर्फ बेहोश हो जाएंगी तो इतनी बड़ी बड़ी खबर थोड़े ब्रेकिंग चलेगी, ये सिर्फ बेहोश का मामला नहीं है। लेकिन ये चला रहे थे कि महिलाएं बेहोश हो गई, तो उसके बाद लगभग 11 बजे 11:30 बजे तक बेहोशी चल रहा था। उसके बाद वहीं पर प्रत्यक्षदर्शी कहता है कि हमने अपनी आंखों से देखी है, बहुत सारी लाशें हैं। तो रिपोर्टर कहता है, बड़े चैनल का रिपोर्टर कहता है, क्या बोला फिर से बोलिए, तो वह रिपीट करता है। तब ये फिर रिपोर्टर कहता है कि ये अनऑफिशियल है, ऑफिशियल है, अभी कोई सी की मौत नहीं हुई है। यानी फिर से वो कवर अप करता है, यानी जो सच दिख रहा था उसको भी दबाने की कोशिश करता है। तो हम ये कह रहे हैं सिर्फ प्रशासन ही नहीं, ये मीडिया के भी लोग और भी जो इस इंडियन स्टेट का पार्ट हैं, जिनकी जिम्मेदारी होनी चाहिए। अरे कहां है मानवाधिकार आयोग, कहां है? एक शब्द उसके इस देश में मानव अधिकार आयोग एग्जिस्ट करता है? या कहां है वो लोग जो कि रोज सरकार के पक्ष में खड़े रहते हैं, वो यहां पर जुबान बंद है। तो पूरा जो सिस्टम हो गया है हादसे के बाद, हादसे की लीपापोती कैसे करें, मौत को की खबर को कैसे दबाएं, आगे मौत की घटनाएं ना हो, आगे हादसे ना हो, इस पर कोई ध्यान नहीं है। हर बार ध्यान रहता है कि आंकड़े कैसे दबाएंगे। आप देखिए कुंभ में जब लोग मारे गए तो मुआवजा कितना घोषित हुआ? 5 लाख रुपया, 5 लाख का मुआवजा घोषित हुआ। कुंभ में मरे थे, मरने वालों की संख्या 18, 20, 30 यहां तक पहुंची थी। और अभी दिल्ली में 18 लोगों की पुष्टि आधिकारिक हो रही है, जबकि हमने तो एक कुली को सुना है कि कुली कह रहा है कि मैंने 15 लाशें तो मैंने उठा करके इधर से उधर की है। एक कुली ने जब 15 लाशें इधर से उधर की है, स्वीकार कर रहा है, तो समझिए कि मरने वालों की संख्या कितनी है। लोग 200 से ज्यादा बता रहे हैं।
लेकिन आज क्या है, मैं थोड़ा सा ये कहना चाहता हूं कि यहां जो मुआवजे का ऐलान हुआ, 10 लाख रुपए का मुआवजे का ऐलान हुआ, संख्या घटा के सीमित कर दी गई और कुंभ में 5 लाख का मुआवजा घोषित हुआ। ये क्या है? कुंभ में भाई ये तय करना हो कि कौन कहां मरे तो आप मुआवजा उस हिसाब से तय करेंगे। ये एक बड़ा सवाल है। सबकी जान की कीमत एक है, सभी घायलों को एक समान इलाज मिलना चाहिए, एक समान मुआवजा मिलना चाहिए, यह भी एक बड़ा प्रश्न है। इसके अलावा जब यह घटना घटती है तो इस घटना को कवर अप करने की जो कोशिशें सरकारी हो रही हैं, इसमें एक प्रवृत्ति हम दिखाना चाहते हैं, मीडिया का भी, अखबारों का भी, सबका भी। हम सब पत्रकार रहे हैं। पहले जब घटना घटती थी तो हम तकरीबन लगभग 50 लोग मारे गए, 60 लोग मारे गए, एक रिपोर्टिंग का अंदाजा लेकर के लिख देते थे, निर्भीक होकर के कि कोई किसी सरकार की या प्रशासन की हिम्मत नहीं होगी पूछने की कि 49 मरे तो तुमने 50 क्यों लिखा, क्योंकि हम जानते थे कि सरकार ऐसा नहीं पूछ सकती। हम लगभग 50 लगभग और तकरीबन का सहारा लेकर के वो आंकड़ा बताते थे। आज क्या है? आज एकदम उलट स्थिति है। आज अगर 200 लोग मारे जाएंगे तो हम 17, 18, 20 नहीं बता सकते, कहेंगे जहां ऑफिशियल आंकड़ा से 2 बढ़ा करके बताया, कहेंगे कि अफवाह फैला रहा है। मतलब आंकड़ों को छिपाना अफवाह फैलाना है कि आंकड़ों को बताना अफवाह फैलाना है, यह समझने की बात आ गई है। आज पत्रकार डर से लिख नहीं सकता, डर से बोल नहीं सकता। अगर हम कह दें कि 200 लोग मारे गए हैं तो हमारी इंक्वायरी बैठ जाएगी कि आपको सबूत कहां से मिला। अरे सबूत तो आप दे ही नहीं रहे हो, हमें कहां से मिलेगा? मीडिया के पास तो अपने सोर्सेज होते हैं, वो सबूत होता है। लेकिन धारा एकदम से उलट गई है। सत्ता कैसे हमारी आजादी को, सामूहिक आजादी को, पत्रकारीय आजादी को, अभिव्यक्ति की आजादी को लाश बना रहा है, ये दिख रहा है। अभिव्यक्ति की आजादी हमारी लाश बनती जा रही है। पत्रकार कह नहीं सकता कि 200 लोगों की मौत हुई है, पत्रकार कह नहीं सकता कि 18 की संख्या झूठी है। ये हालात बन गए हैं और यही सच्चाई है इस पूरे वाकये की, यही सच्चाई है राजीव जी। जी, ये बहुत दुखद है, बहुत दुखद है कि एक तरफ इस पूरे वाकये में, इस पूरी घटना में कहीं ना कहीं सरकार जिम्मेदार है और पूरी तरह से जिम्मेदार है। अश्विनी वैष्णव को तत्काल इस्तीफा देना चाहिए, ये विपक्ष की मांग है। और लेकिन अश्विनी वैष्णव वार रूम की बात हमेशा करते हैं, रेल मंत्री कहलाते हैं, रेल मंत्री कम। और इस बारे में भी कई सारी बातें होती रही हैं। जरा जल्दी से आना चाहता हूं प्रशांत टंडन जी आपके पास, फिर जयशंकर जी के पास आता हूं। हमारे और 2 साथी हैं। प्रशांत जी, कैसे, दिल्ली में आप भी बैठे हुए हैं, दिल्ली में जयशंकर जी भी हैं, और इस घटना को 9:50-55 रात का वक्त, और प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर एक स्पेशल ट्रेन के लिए लोग इकट्ठा होते हैं और हर घंटे 1500 से ज्यादा टिकट जनरल बोगी के काटे जा रहे हैं, और जबकि ट्रेन में जगह नहीं है लेकिन लगातार काटे जा रहे हैं। हजारों की संख्या में लोग इकट्ठा होते हैं। उसी वक्त उधर प्लेटफॉर्म नंबर 14, 15 और 16 पर ट्रेनें आ रही हैं। एक अवध एक्सप्रेस है, दूसरी जम्मू तवी की तरफ जाने के लिए ट्रेन है, और एक ट्रेन जो है वो उधर ही जाती है प्रयागराज की तरफ। लेकिन इस बीच कहा जाता है कि 3 नंबर प्लेटफॉर्म पर जो स्पेशल ट्रेन है वो 13 नंबर प्लेटफॉर्म पे आएगी। अफरा तफरी का आलम, और उसके बाद की स्थिति, सरकारी तौर पर, आधिकारिक तौर पर 18 लोगों की जान चली गई, ये बताया जा रहा है। 25 से ज़्यादा घायल हैं, और ये सारी चीज़ें, और उसके बाद की कहानी आप सब जानते हैं। लेकिन हासिल क्या? नाम अभी पढ़ रहा था कि कितने लोगों की मौत हुई है। ये नाम हमारे साथी इकरार ने भेजा है वहीं से, उसी जगह से, और 18 लोगों में महिलाएं 14। और ज़रा आइए ज़रा ये बाइट सुन लेते हैं, कौन कौन है ये जरा सुना दीजिए, है ना। क्या नाम है भैया आपका? अरसी मीणा। हाँ जी, अरसी हरीश हरीश मीणा। अच्छा, कल क्या हुआ था यहाँ नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पे? आप मौजूद थे उस समय? सर वो क्या है, वो भीड़ ज्यादा थी, अत्यधिक भीड़ होने के कारण ये हादसा हो गया थोड़ा सा। क्या हुआ था हादसे में, कैसे हुआ? हादसे में कुछ इंजर्ड हो गए, घायल हो गए। घायलों को हमने अपने वो रेडी होती है लगे जाने वाली, उन पे से निकाल के और बाहर ले आए थे। इसी रेडी से लेके आए थे हम। अच्छा, कितने लोग होंगे करीब? करीब 10-12 थे। 10-12 लोग? हाँ। वो डेथ थे या घायल थे? नहीं, घायल थे, डेथ नहीं थे। अच्छा, तो मतलब आप लोग ही उनको प्लेटफॉर्म से लेकर? हाँ, हम और हमारा प्रशासन था वो।
तो कुछ प्रत्यक्षदर्शी और बगल में पुलिस वाले अगर खड़े हों तो कितना बताएंगे वो आप समझ सकते हैं। इस कुली को देखकर आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि उनके बगल में पुलिस की गाड़ी खड़ी है। हमारे संवाददाता इकरार खान की रिपोर्ट थी, वहां आज पूरे दिन भर जायजा लिया है और बहुत कुछ वहां देखा समझा, लेकिन बोलने से सबको मना किया गया है। एक आदमी बाइट देने के लिए तैयार नहीं है उस प्लेटफॉर्म पे। आप जा तो सकते हैं लेकिन बाइट देने के लिए कोई तैयार नहीं। प्रशांत टंडन जी। देखिए राजीव जी, ये बहुत ही आपराधिक निष्क्रियता है सरकार की, और योगी आदित्यनाथ और नरेंद्र मोदी पूरी तरीके से विफल हो गए। इन्होंने ये साबित कर दिया है कि इनको सरकार चलाने का बेसिक स्किल भी नहीं है। मैं आपको सिलसिलेवार बताता हूं। हम सब ने रिपोर्ट किया है इस चीज को, यहाँ पे न्यूज पॉइंट में डिस्कस किया है। आप उन घटनाओं को देखिए, कुछ सवाल खड़े होते हैं। क्या अचानक लाखों लोगों की भीड़ पहुंच गई न्यू दिल्ली स्टेशन? नहीं, अचानक नहीं पहुंच गई। 5 मिनट में तो अवतरित नहीं हो गए, धीमे धीमे भीड़ बढ़ी है। वहां पे आपके पास सीसीटीवी कैमरे होते हैं, आपके पास तमाम मॉनिटरिंग है। क्यों करेक्टिव स्टेप्स नहीं लिए गए? क्यों पहले से प्लानिंग क्यों नहीं हुई कि इतना फुटफॉल होगा, इतना ट्रैफिक होगा? दिल्ली में कई सारे रेलवे स्टेशन है, ओल्ड दिल्ली है, सराय रोहिल्ला है, निजामुद्दीन है, आनंद विहार है, कैंट है, तमाम स्टेशन है जहां से ट्रेनें चल सकती थी। वहां पे आप ले जाते, डाइवर्ट करते। लेकिन आप देखिए कि 29 जनवरी को मौनी अमावस्या के दिन भगदड़ मचती है जी। सरकार के आंकड़े के हिसाब से 30 लोग मरे, जो तमाम मीडिया रिपोर्ट से बहुत ज्यादा आंकड़े बताते हैं। मीडिया रिपोर्ट यही बताती है कि एक भगदड़ और मची थी वहां पे झूसी में। उस भगदड़ से सरकार ने कोई सबक नहीं लिया। उसके बाद आप देखिए कि पिछले सप्ताह की बात है, हम ही लोग यहाँ चर्चा कर रहे थे। पिछले सप्ताह ट्रैफिक जाम होता है, 300 किलोमीटर का ट्रैफिक जाम होता है। तमाम लोग अपनी, पुलिस वालों की माइक पे, लाउड स्पीकर पे आवाजें आ रही कि आप लोग वापस घूम जाइए यहाँ से, जहां से भी आए। ट्रैफिक जाम बनारस से लेकर प्रयाग तक और तमाम आसपास के जिलों तक ट्रैफिक जाम था। कोई सबक नहीं लिया गया। उसके बाद पिछले 1 सप्ताह से प्रयाग जाने वाली तमाम ट्रेनों पे बेतहाशा भीड़ जी। एयर कंडीशन ट्रेनों के कंपार्टमेंट के शीशे तोड़ते हुए लोग दिख रहे हैं। एक उग्र भीड़ दिखाई दे रही है। जगह नहीं है प्लेटफॉर्मों पे। पटना के स्टेशन, बनारस का या दिल्ली स्टेशन पर भीड़ के विजुअल चल रहे हैं। क्या ये विजुअल सरकार नहीं देख रही थी कि ये स्थिति बन रही है? वो स्थिति 1 सप्ताह से बन रही थी कि कोई बड़ा हादसा हो सकता है, और कल हो गया। तो आप देखिए कि कोई बहुत ही, जिसको मैं कहूं कि लो IQ व्यक्ति भी हो शासन प्रशासन में, उसको भी समझ में आएगा कि ये सिलसिलेवार घटनाएं हो रही हैं, बेतहाशा भीड़ है, भीड़ बढ़ती जा रही है, भीड़ बेकाबू है, हिंसक भी है, वो शीशे तोड़ रही है, वो पत्थर मार रही है। इसको नियंत्रित करने की आवश्यकता है, इसको रेगुलेट करने की आवश्यकता है, कोई करेक्टिव स्टेप उठाने की आवश्यकता है। नहीं उठाए गए, और इस भीड़ में अचानक जो खबरें मैंने देखी कि प्लेटफॉर्म बदलने की सूचना भी आ गई ट्रेन के जी। तो ऐसी अफरा तफरी में जब बैठने की जगह नहीं मिल रही है, लोग शीशे तोड़ रहे हैं, AC में जा रहे हैं, विदाउट टिकट जा रहे हैं, किसी भी तरीके से ट्रेन में घुसना है, और उसी बीच ये खबर आ जाए कि प्लेटफॉर्म बदला जा रहा है। सामान होता है, महिलाओं के पास भी सामान होता है, और अधिकांश महिलाएं, लगभग सभी महिलाएं साड़ी पहने हुए होती हैं। साड़ी पहनने में इस तरीके की घटनाएं बढ़ती हैं जी। उनको दिक्कत होती है, गिरने का संभावना ज्यादा होती है।
सर पे समान होता है। कोई असिस्टेंस, मतलब जो जितनी मैंने रिपोर्ट पढ़ी मीडिया की, कोई उस वक्त कोई असिस्टेंस नहीं था, कोई बैरिकेडिंग नहीं थी, कोई व्यवस्था नहीं थी, कहाँ से चला जाए। मैंने 2 बार कुंभ में रहकर कुंभ की कवरेज की है, व्यवस्थाओं को देखा है, चाहे वो दारागंज का स्टेशन हो जो जिसको प्रयागराज कहते हैं, वहां से लेकर और कुंभ नगरी तक जो व्यवस्था होती है, उस व्यवस्था में कहीं तब भी स्पेशल ट्रेनें चलती थी, लाखों करोड़ों लोग तब भी आते थे, ऐसा नहीं कि अब पहली बार आ रहे हैं, लेकिन व्यवस्थाएं होती थी जी। संवेदनशील सरकारें थी, अफसर थे जवाबदेह थे, मीडिया जवाबदेह था। अब सवाल उठता है कि इतने लोगों को किसने भेज दिया वहां अचानक, ये कैसे अफवाह उड़ रही है। ये इस मीडिया का काम है, जो तमाम तरीके के धार्मिक लोगों को इस्तेमाल करके अफवाहें चलाई जा रही हैं। 144 साल बाद आ रहा, कई सारे धर्म गुरुओं की बाइट आई है, बयान आए कि ऐसा कुछ नहीं है। तो आप प्रमोशन कर रहे हैं कुंभ का, प्रमोशन करें, आप अपने काम का करें प्रमोशन करें तो व्यवस्था भी करें उसके हिसाब से। बिल्कुल। अगर शासन में बैठे हुए लोग सिर्फ हर भीड़ को वोट बैंक देखेंगे और बड़ा खुश होंगे बैठ के कि देखो कितने लोग हैं और ये सब हमारे मतदाता बनेंगे, तो फिर आपका ध्यान शासन प्रशासन में नहीं जाएगा। एक भी कोई आप मुझे कोई भी इन्वेस्टिगेट करके बता दे कि 29 जून के बाद से सरकार ने कहा वीआईपी नहीं आएंगे, क्या उसके बाद वीआईपी नहीं गए? उसके तुरंत बाद गए। उपराष्ट्रपति सबसे पहले पहुंचे, फिर राष्ट्रपति जी पहुंचे। एक वीआईपी जब जाता है वहां पे जी, तो अव्यवस्था फैलाता है। बिल्कुल। हर राज्यों के मुख्यमंत्री, बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री पूरे अपने कुनबे के साथ, पूरी अपनी टीम के साथ, कैबिनेट के साथ वहां जा रहे हैं। परसों छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री थे, उससे पहले मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री अपने कैबिनेट के साथ थे। तो ये सब प्रचारित भी किया जा रहा है, अखबारों में, टेलीविजन के जरिए ये सब बताया जा रहा है, दिखाया जा रहा है कि देखिए ये वीवीआईपी लोग आ रहे हैं तो हम क्यों ना जाएं। वहां पर अंबानी साहब अपने परिवार के साथ डुबकी लगाते हुए, फोटोग्राफी करते हुए दिखाई दिए। तो सब तो दिख रहा है। तो वीवीआईपी आपने बना दिया है कुंभ को। उसके बाद आप देखिए कि हम लोग, आप सोशल मीडिया पे हैं, टेक्नोलॉजी समझते हैं। देखिए सोशल मीडिया पे इसको कितने लोगों ने भेज दिया वहां पे। एक सोशल मीडिया में टर्म होता है, टेक्निकल टर्म होता है वेलोसिटी चेक। आपका भी कभी हमारा भी कभी जो है वो ट्रैफिक रोका जाता है। सोशल मीडिया पे कोई सरकार की आलोचना कर दे, पुलिस उसको उठा के ले जाती है। सोशल मीडिया कंपनीज को आप एडवाइजरी भेजते हो कि ये अकाउंट ब्लॉक कर दो, किसानों के आंदोलन के, ये अकाउंट ब्लॉक कर दो पत्रकारों के। क्या सोशल मीडिया कंपनीज को ये एडवाइजरी गई कि जो कुंभ की अफवाहें हैं कुंभ को लेकर, उसको वेलोसिटी चेक में डालना है, उसको एम्पलीफाई नहीं करना है? क्या ऐसी एडवाइजरी गई? नहीं गई होगी, क्योंकि बड़ा रोल मोबाइल फोन पे जो अफवाहें फैलती हैं उसका भी बड़ा रोल है कि अचानक इतने लोग कैसे आ गए। और आप देखिए कि अधिकांश लोग के विजुअल अगर आप देखेंगे, अधिकांश लोग आपको 20 साल से 30 साल की उम्र के युवा दिख रहे हैं। जी बिल्कुल। कांवरियों में भी यही होता है, कांवर के समय भी यही होता है, 20 से 30 साल के युवा, बेरोजगार युवा, और इस उम्मीद में कि भगवान उनकी बातें, उनकी मांग, उनकी पूजा और ये सब को स्वीकार करके और उनको अच्छी नौकरी मिल जाएगी, अच्छा जीवन यापन करेंगे। लेकिन दूसरे लोग जो हैं वो इस उम्मीद में जो भेजते हैं, जो थोड़े बहुत उस पर खर्च करते हैं, फूलों की बारिश करवाते हैं, गंगा जल छिड़कवाते हैं, सड़क के किनारे कुछ और दुकानदारों को कहते हैं कि आप लिखिए कि आप कौन हैं, क्या हैं, वो जो करते हैं उनको वोट बैंक की राजनीति करनी है। यही यहाँ पे, यही सच्चाई है। आस्था अपनी जगह पे है, किसी की आस्था के साथ खिलवाड़ मत कीजिए, लेकिन इतना है कि कम से कम उसके आस्था की आड़ में अपनी रोटी, राजनीतिक रोटी सेकने की कोशिश अगर कर रहे हैं तो ये गलत है, और यही दिखाई दे रहा है सीधे शब्दों में कहें तो। जयशंकर जी आपके पास भी आना चाहूंगा। भगदड़ मची रात से लेकर अभी तक, जब तक हम लोग इस चर्चा को कर रहे हैं,
हालांकि एक दूसरी खबर भी है, उस पर भी आएंगे। अमेरिका से फिर आए हैं और हथकड़ियां लगी हुई, पैरों में बेड़ियां, और उसके बाद हमारे यहाँ तो आप क्या ही कहें, अमृतसर में दूसरा, आज फिर तीसरा खेप आ रहा है और आज 157 लोगों का 157 लोगों का खेप आज आ रहा है रात को 11 बजे तक। वो भी पहुंच जाएगा, वो भी अमृतसर में, उसकी चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले दिल्ली में जो कुछ हुआ, क्या कहेंगे आप? छठ के समय या होली के समय पूरब की तरफ जाने वाले पूर्वांचलियों की भीड़ रहती है रेलवे स्टेशन पे, लेकिन इस वक्त और प्रयागराज जाने के लिए, और जो कह रहे थे यहाँ प्रशांत जी और उनसे पहले प्रेम कुमार जी कि आखिर अलग इतने रेलवे स्टेशन हैं दिल्ली में, एक नहीं दसियों हैं, हर जगह से चलवा देते अलग अलग स्पेशल वार्ड बना ही चुके हैं रेल मंत्री। बिल्कुल राजीव जी, आप सही कह रहे हैं। मन बहुत द्रवित और दुखी है सुबह से ही जिस तरह की वीडियोज देख रहे हैं, और लगातार जो तस्वीर उभर करके आ रही है। ऐसा निकम्मा रेल मंत्री हमको लगता है कि 1952 के बाद शायद ही कभी इतिहास में रहा हो। इसे अगर रेल दुर्घटना मंत्री कहें तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। और जो बातें हो रही हैं कि त्यागपत्र देना चाहिए, ये करना चाहिए, ऐसे लोगों से हम लोग क्या उम्मीद कर सकते हैं जिनके पास नैतिकता नाम की चीज है नहीं। बेशर्मी जिनका सबसे बड़ा राजनीतिक हथियार है, उनसे आप त्यागपत्र की बात क्या कर सकते हैं? त्यागपत्र किसी जमाने में होते थे जब लाल बहादुर शास्त्री इस देश के रेल मंत्री होते थे। 1956 में जब रेल दुर्घटना हुई थी तमिलनाडु में, लाल बहादुर शास्त्री जी ने त्यागपत्र दे दिया था। नीतीश कुमार की अवसरवादी पलटीमार राजनीति से हम ना इत्तेफाक कर सकते हैं, उसका विरोध कर सकते हैं, लेकिन रेल मंत्री के रूप में जब गैसल रेल दुर्घटना हुई थी 1999 में, तो नीतीश कुमार ने भी त्यागपत्र कर दिया था। त्यागपत्र तो ममता बनर्जी जब रेल मंत्री थी तब भी एक रेल दुर्घटना हुई, उन्होंने भी किया था, लेकिन अटल बिहारी वाजपेयी ने उसको स्वीकार नहीं किया था। सुरेश प्रभु ने त्यागपत्र कर दिया था जब रेल मंत्री थे। लगातार इस तरह की घटनाएं और इस तरह के त्यागपत्र की बातें भी आती रही हैं कि रेल मंत्री को जिम्मेदारी लेते हुए उससे होता है कि रेल प्रशासन पर एक दबाव बनता है कि भाई तुम्हारे कारण एक राजनीतिक नेता की राजनीतिक हत्या हो गई, उसको त्यागपत्र देना पड़ा। लेकिन हमारा ये जो रेल मंत्री, उसके अपने राज्य में उड़ीसा में जब रेल दुर्घटना इतनी बड़ी हुई थी तब भी उसके आंख से आंसू नहीं निकला था। और इस शासन में और इस रेल मंत्री के राज में आप समझ लिए रेल गाड़ियों के विलंब से चढ़ने का तो रिकॉर्ड बनते जा रहा है। कल जो रेल दुर्घटना हुई है उसका भी बड़ा कारण ये था कि रेलगाड़ियां जिनसे लोगों को जाना था वो विलंब से चल रही थी। जो दिखाई दी रेलगाड़ी, चाहे प्रयागराज एक्सप्रेस हो चाहे और कोई हो, उसमें लोग दौड़ के पहुंचे और इसमें जो भगदड़ हुई उसमें एक दूसरे को कुचलते हुए लोग निकले। उसमें कितने लोग मरे कितने नहीं मरे, ये मौत का आंकड़ा अभी तक तो सामने नहीं आ पाया है। ये भी सबसे बड़ा जो प्रशांत कर रहे थे या प्रेम कुमार भी कह रहे थे, ये बहुत दुखद पहलू है कि ये सरकार मौत के आंकड़ों को छिपाने में लगी रहती है, पहले तो घटना को ही दबाने में लगी रहती है। आप सोचिए कि महाकुंभ में जब मौतें हुई थी 18 घंटे बाद आधिकारिक रूप से कहा गया कि साहब 30 लोगों की मौत हुई है। राज्य के मुख्यमंत्री को क्या मालूम नहीं था, मेला प्रशासन को ये बात मालूम नहीं थी, और उसमें भी सिर्फ संगम तीर्थ जो संगम स्थल है उसके पास हुई दुर्घटना का जिक्र किया था, भगदड़ का जिक्र किया गया था। झूसी में हुई भगदड़ में जो मरे लोग उसके बारे में कोई चर्चा नहीं। एक महामंडलेश्वर की गाड़ी से कुचल करके 6 श्रद्धालु मर गए, वहां जो भगदड़ मची उसके साथ जो मौतें हुई उसके बारे में कोई चर्चा नहीं है। कल सुबह छत्तीसगढ़ के लोग जो आ रहे थे बस में, यहाँ मिर्जापुर से लेकर के प्रयागराज के बीच में कार के साथ टक्कर में दुर्घटना हो गई। उसमें 10 लोग मारे गए, 20 से 25 लोग घायल हुए, हो सकता है उसमें से भी कुछ लोगों ने दम तोड़ दिया। मतलब इस महाकुंभ में कितने लोग मारे गए यह भी एक रिकॉर्ड है, और हमारा मुख्यमंत्री एक बार भी इसकी चर्चा नहीं कर रहा है। वो ये कह रहा है साहब 3 लाख करोड़ रुपए की आमदनी हुई है इस एक महाकुंभ के आयोजन से,
और अब तो हम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज होने जा रहे हैं। और इसके लिए लगातार संख्याएं कैसे बढ़ेंगी, सारा जोर और प्रयास इस पर है। न तो कोई बुनियादी ढांचे में विकास है, न तो इलाहाबाद के जो जिसको आप प्रयागराज कह सकते हैं, हम लोग तो इलाहाबादी हैं, इलाहाबाद का ही नाम आता है जबान पे, तो वहां पे कुंभ क्षेत्र में भी कोई ऐसी व्यवस्था नहीं है। लोग जो जाने वाले आकर बता रहे हैं कि न पीने का पानी है, न शौच की सुविधा है, न खाने को कुछ मिल पा रहा है। ये सारी अव्यवस्थाएं हैं। इतनी बड़ी बदइंतजामी शायद कभी किसी कुंभ मेले में नहीं हुई होगी। और जैसे अभी बात हो रही थी, आपने बताया कि साहब वो प्लेटफॉर्म बदलने की सूचना मिली और उससे भगदड़ मच गई। 2013 के कुंभ, उस समय महाकुंभ तो नहीं कहते थे, हालांकि 12 साल के बाद ही था, वो भी कुंभ ही था, महाकुंभ था। अर्धकुंभ और कुंभ कहते थे पहले। हाँ, पहले अर्धकुंभ और कुंभ कहते थे। हाँ, अर्धकुंभ 6 साल में और 12 साल में कुंभ। हाँ, और शाही स्नान होता था, अमृत स्नान नहीं होता था। नहीं होता था। तो अब उसमें भी वहां पर क्या हुआ था, रेलवे स्टेशन पर, इलाहाबाद जंक्शन के रेलवे जंक्शन पर प्लेटफार्म बदलने की सूचना के कारण जो भगदड़ मची थी, उसमें भी 36 लोग मारे गए थे। उस मामले को लेकर के क्या नहीं किया था भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने, संघ परिवार के लोगों ने, और उनके द्वारा जो प्रायोजित ये महंत और बाबा लोग हैं, इन्होंने क्या तूफान नहीं खड़ा किया था सरकार के खिलाफ कि इसे बदइंतजामी और इतना कभी देखा नहीं, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ। उसके बाद आजम खान जो मेला प्रभारी मंत्री थे समाजवादी पार्टी सरकार में, उन्होंने त्यागपत्र दे दिया था, जबकि मेला प्रशासन का उस दुर्घटना से कोई उस ढंग का सीधा संबंध नहीं था। रेलवे के प्लेटफॉर्म की अदला बदली के कारण दुर्घटना हुई थी। लेकिन यहां तो रेल मंत्रालय, जो प्रशांत कह रहे थे, आप सोचिए कि मतलब वीडियो कैमरे लगे हैं, सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं, कहीं से आप मॉनिटरिंग कर रहे होंगे, वहां सब मालूम हो रहा कि किस प्लेटफॉर्म पे कैसे भीड़ बढ़ रही है, कैसे भीड़ नहीं बढ़ रही है। तो उसको आप नियंत्रित कर सकते थे, आराम से नियंत्रित कर सकते थे। लेकिन पता नहीं क्या है, मतलब सो रहे थे लोग कि जाग रहे थे, कि क्या नशे में थे, क्या कर रहे थे, तो पता नहीं है। और जो अमित मालवीय नाम का जंतु है, मतलब उसके बारे में तो क्या कहा जाए, जिस ढंग की बातें वो करता है, लिखता है, पढ़ता है, और उसको अभी मीडिया विभाग का अध्यक्ष बना दिया, पहले आईटी सेल का इंचार्ज था वो आदमी। और वो कह रहा कि रेलवे स्टेशन पूरा खाली है, सुनसान है, सन्नाटा है। पता नहीं कब की बात कर रहा है, दुर्घटना के पहले की या दुर्घटना के बाद की, या ऐसे समय में जब, मतलब समझ में नहीं आ रहा। तो इस तरह की जो अहंकार वाली बातें हैं, जो सत्ता का जो अहंकार है, वो जो निकल करके आ रहा है, वो अपने आप में बड़ा दुखद और द्रवित करने वाला है राजीव जी। और मुझे अभी भी लगता है कि अगर त्यागपत्र करने की बात है तो रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव को अविलंब त्यागपत्र करना चाहिए, और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को भी, जो लंबी चौड़ी बातें करता है, लंबी चौड़े बातों से लोगों को बुलाता है कि आइए आइए, अगर नहीं आएंगे तो आपका जन्म निरर्थक हो जाएगा। लगता है लोगों को कि इस जन्म में अगर हम नहीं जा पाए इस महाकुंभ में स्नान करने के लिए, तो हमारा जन्म ही सार्थक नहीं रह जाएगा। ऐसे मुख्यमंत्री को भी बदइंतजामी के आरोप में त्यागपत्र देना चाहिए, अगर नैतिकता है तो। मैं इस इफ एंड बट के साथ कर रहा हूं, क्योंकि इन लोगों के पास नैतिकता नहीं है, बेशर्मी है, तो वो बेशर्मी इनको त्यागपत्र देने के लिए बाध्य नहीं करेगी। आप सोचिए कि मणिपुर जैसी घटना के बाद 21 महीने के बाद राज्य के मुख्यमंत्री से त्यागपत्र लिया गया, और अपनी ही सरकार, अपनी ही विधानसभा में बहुमत रहते हुए राष्ट्रपति शासन के हवाले करना पड़ा जिस सरकार को, उस सरकार के मुख्यमंत्री और रेल मंत्री त्यागपत्र देंगे, ऐसा तो हम लोग फिलहाल तो नहीं सोच सकते हैं। लेकिन मांग तो करेंगे, क्योंकि लोकतंत्र में अपनी बात करने का, अपनी मांग रखने का हर एक को अधिकार है। उस अधिकार का इस्तेमाल करते हुए भी अगर विपक्ष कहता है तो हम लोग उसके साथ अपना सुर मिलाते हुए ये कहेंगे कि अविलंब अश्विनी वैष्णव को त्यागपत्र देना चाहिए। ये रेल मंत्री एक और कारणों से है, जितना रेल भाड़ा इस शासन में बढ़ा है, और उसके बाद भी हर टिकट पर लिखा रहता है कि साहब इतनी सब्सिडी दी जा रही है, रेलवे यात्रियों को इतनी सब्सिडी दी गई है। इसके राज में मान्यता प्राप्त पत्रकारों को, वरिष्ठ नागरिकों को, जो रेल किराए में रियायत मिलती थी, उसको इसने रद्द करा दिया। भाई इसी रेल शासन में, इसी रेल लालू प्रसाद यादव के रेल मंत्री रहते हुए रेलवे मुनाफे में चलता था, भाड़ा तब कम था, ऐसा कैसे होता था भाई?
दुनिया भर से लोग आते थे रेलवे का रिसर्च करने के लिए कि कैसे इतनी बढ़िया रेल चल रही है, और तुम जो है लगातार भाड़े पे भाड़े बढ़ाते थोड़ा रोकना चाहूंगा आपको, थोड़ा रोकना चाहूंगा। ये जो विजुअल आप देख रहे हैं, ये विजुअल माननीय अमित मालवीय जी कल जिस वक्त ये घटना घटी और चारों तरफ ये चर्चा चल रही थी, उसके बाद उन्होंने ये शेयर किया है कि दिल्ली रेलवे स्टेशन अभी कैसा है। देखिए, शांति, खामोशी ये दिखा रहे हैं। अच्छी बात है, आप किसी में उत्तेजना भरने की कोशिश मत कीजिए, हो हंगामा हल्ला मत कीजिए, अच्छी बात है, लेकिन जो सच्चाई है वो तो दिखाइए। ये रेलवे स्टेशन था, ऐसी स्थिति रहती तो भगदड़ मचती। ये तो मौत का सन्नाटा है ना, मौत के बाद का जो सन्नाटा है वो वाली स्थिति है। लेकिन मतलब वो जो और उसके बाद जो दूसरी तस्वीर, जरा अभी जो हम लोग विजुअल दिखा रहे थे, वो हमारे कैमरामैन लेके आए हैं इम्तियाज। ये तस्वीर देखिए, आज की तस्वीर है, ये आज की तस्वीर है। ये वही रेलवे स्टेशन, सुधार नहीं हुआ, वही रेलवे स्टेशन है, ये आज की तस्वीर है। हमारे आपके बीच ये जो तस्वीरें चल रही हैं, क्या कहेंगे? नहीं, इसके बाद भी बता रहा है, इतना बड़ा हादसा हुआ, इतने लोग मारे गए, मतलब 18 की संख्या तो आप बता रहे हैं, लेकिन जैसा कह रहे थे लोग, पता नहीं कितने लोगों की मौत हुई होगी, कितने लोग गायब हैं। चूंकि रेलवे तो मुआवजा घोषित कर देता है, लेकिन अब उसमें कम से कम लोगों को देना पड़े, इसलिए मौत के आंकड़े छिपाए जाते हैं। बहुत सारे लोग, इसमें किसी के पास रिजर्वेशन तो होगा नहीं कि जाके क्लेम कर सकेगा। वो जो मरने वाला होगा उसके पास का सामान, उसका बच्चा, उसका सब कुछ तो गायब है, मोबाइल जितना हुआ होगा। लेकिन ये जो है, मतलब कहा, इसके लिए शब्द ही नहीं निकल पा रहे हैं, क्या इसके लिए कहा जाए। अभी यही है कि कम से कम अश्विनी वैष्णव को त्याग पत्र दे करके इसकी जांच करानी चाहिए कि किन कारणों से यह हादसा हुआ, और भविष्य में वो कारण नहीं हो पाएंगे, उन कारणों से हादसे नहीं हो पाएंगे, इसकी रोकथाम के लिए क्या प्रबंध किया जा रहा है, ये सामने आना चाहिए। क्योंकि 2 दिन बाद तक तो आप, मतलब कल घटना हुई, आज की जो तस्वीरें दिखा रहे हैं आप, जो वीडियो दिखा रहे हैं आप, तो आज तो कुछ उसमें नहीं दिखाई दे रहा है कि कुछ बदलाव हुआ है। कुछ स्थिति में उतनी ही भीड़ जा रही है, उतना ही ठूस हो रहा है। लोग किसी तरह से, मतलब हमने देखा है कि जो खिड़कियों को तोड़ करके कैसे कैसे उसमें एक के ऊपर चढ़ करके एक लोग घुसते हुए, ये दृश्य भी हम लोगों ने देखे थे। तो दुर्भाग्यपूर्ण है, दुखद है जी। बिल्कुल, और बिल्कुल इसकी जितनी भर्त्सना की जाए, जितनी आलोचना की जाए, वो कम है। और इस सरकार को इस पूरे मामले पर गंभीरता से विचार करना चाहिए। और खासकर जैसे अखिलेश यादव ने मांग की है कि आप ये जो महाकुंभ है उसकी अवधि को बढ़ा दीजिए, उसके ड्यूरेशन को और बढ़ाइए, ताकि जो लोग आना चाहते हैं आए। श्रद्धा है अपनी, ये सबकी आस्था है, और जो लोग उस पर भरोसा करते हैं करें। इसमें हम लोग कौन होते हैं किसी को रोकने वाले कि मत जाइए। लेकिन भीड़ से बचिए, ये बार बार हम कह रहे हैं, इस मंच से भी कह रहे हैं कि भीड़ से बचिए। जहां आपकी जान को खतरा है, जहां कुछ भी घटना घट सकती है, वहां जाने से रुकिए, बचिए, ये बहुत जरूरी है। हमारे साथी हेमंत कुमार जी, आपके पास आना चाहता हूं। हेमंत जी, इधर बिहार के मुख्यमंत्री दिल्ली आ चुके हैं। कल उनकी मुलाकात, शायद अभी तक कंफर्म नहीं है, शायद कल उनकी मुलाकात हो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से। लेकिन उससे पहले बिहार के लोगों के साथ जो हश्र हुआ है, इसमें जो 18 लोगों की मौत है, लिस्ट देख लीजिए, उसमें मैक्सिमम बिहार के लोग हैं। जो दिल्ली के निवासी, उसमें भी बिहार के लोग हैं। इसलिए यह और भी दुखद है। मुख्यमंत्री जी यहां हैं और मुख्यमंत्री कह रहे हैं, मुआवजे की बात कर रहे हैं, लेकिन इसी साल चुनाव है। क्या इसका असर चुनाव पे पड़ते हुए हम देखेंगे? और जो डिमांड की जा रही है विपक्ष की तरफ से, यह डिमांड तो बिहार में भी उठेगी कि मुख्यमंत्री जी आप भी तो उसी सरकार के साथ हैं, आप भी तो एनडीए का हिस्सा हैं। चूंकि अब चुनाव नजदीक है और ऐसी घटनाएं अगर होती रहेंगी तो फिर नीतीश बाबू के ऊपर भी तो परेशानियों का जो एक आलम है वो बढ़ेगा, छतरी बढ़ेगी। अनम्यूट कर लीजिए प्लीज, आवाज नहीं आ रही आपकी हेमंत जी। हेमंत जी की आवाज नहीं आ रही है, थोड़ा ठीक करें उनकी आवाज को जरा। इधर से मैं कहता हूं, लेकिन अमलेंदु जी तब तक आपके पास आता हूं। कल से लेकर आज तक की घटना, इस पर हम लोग बहुत बातें कर चुके हैं, लेकिन यह महत्वपूर्ण है कि आखिर चाहे वो उधर हो, प्रयागराज में हो या नई दिल्ली में हो। चंदौली की भी आज रिपोर्ट आ रही थी और वहां भी रेलवे स्टेशन पे वही हाल था, भगदड़ वाली स्थिति थी।
और ऐसे बहुत जगहों। यही हालात उधर वाराणसी में। आखिर हर तरफ ये चल क्या रहा है? और इन सब के बीच अगर विपक्ष कह रहा है कि रेल मंत्री जी और प्रधानमंत्री जी इस्तीफा दो, लेकिन रेल मंत्री और प्रधानमंत्री जी सही आंकड़े बताने से कतराते क्यों हैं? जो घटना है उस घटना पे बात तो होनी चाहिए ना। अगर किसी की मौत हुई है, क्या यहां पर मुआवजों से बचने के लिए यह हो रहा है या अपनी सरकार को बचाने के लिए हो रहा है? दो बड़ी चीज है। या आप सही आंकड़े बताएंगे तो मुआवजा भी देना होगा। 10-10 लाख रुपए का मुआवजा आपने मृतकों के परिजनों के लिए घोषित कर दिया है। क्या उससे बच रहे हैं आप या सरकार को बचा रहे हैं? क्या लगता है अमलेंदु जी? राजीव जी, दोनों ही काम हो रहे हैं। सरकार का पैसा भी बचाया जा रहा है और सरकार भी बचाई जा रही है। क्योंकि अगर सही आंकड़े सामने आएंगे तो सरकार की असफलता जो है वो सामने आएगी और ये सवाल उठेंगे कि ये किस तरीके से सरकार जो है हर मोर्चे पर फेल है और साधारण से जो प्रशासनिक काम है वो भी ये सरकार नहीं कर सकती। दूसरी बात राजीव जी ये है कि जो सरकार बचाने की बात है वो तो है ही, और सरकार बचाने की बात इसलिए है कि जब भी कोई राजीव जी रेल की पटरी बिछती है, रेल का पुल बनता है, कोई नई रेलगाड़ी चलती है, तो हरी झंडी दिखाने प्रधानमंत्री जाते हैं। आपने कभी देखा कि हरी झंडी दिखाने अश्विनी वैष्णव गए हो? कभी प्रधानमंत्री गए हैं। तो इस्तीफा भी फिर अश्विनी वैष्णव क्यों देंगे, प्रधानमंत्री इस्तीफा क्यों नहीं देंगे? फिर जब हरी झंडी प्रधानमंत्री दिखाएंगे, सब कुछ प्रधानमंत्री ही है। कितने लोग जानते हैं देश में कि अश्विनी वैष्णव जो है वो रेल मंत्री हैं? क्योंकि झंडी तो जो है प्रधानमंत्री दिखाते हैं। तो चूंकि प्रधानमंत्री पर आंच ना आ जाए, लोग प्रधानमंत्री का इस्तीफा ना मांगने लग जाए, क्योंकि प्रधानमंत्री की जिम्मेदारी भी बनती है, तो इसलिए ये सारी चीजें जो है वो खबरें दबाने की कोशिशें लगातार की जा रही है। एक महिला पत्रकार है राजीव जी, उसका सोशल मीडिया पर वीडियो काफी ज्यादा वायरल हो रहा है कि किस तरीके से उसका फोन जो है वो छीन कर आरपीएफ जो है वो उसका डिलीट करवाना चाहती थी सब कुछ, और उसने डिलीट नहीं किया और उसे धमकी दी गई कि आपको जो है बंद कर देंगे, गिरफ्तार कर देंगे। ये सारी चीजें हुई हैं। तो अगर ये सारी चीजें हुई हैं तो इसके पीछे क्या कारण है? आखिर ये करने की आवश्यकता क्यों पड़ गई? राजीव जी, अगर मान लीजिए 18 की भी बात आ रही है, 18 नहीं, अगर ये 180 भी होंगे तो भी सरकार के पास खजाने में कोई ऐसी कमी नहीं है कि वो 10-10 लाख रुपया जो नहीं दे सके। असली कारण ये है कि जब असली संख्या सामने आएगी तो इस सरकार की नाकामियां सामने आएंगी और ये सामने आएगा कि ये सरकार जो है पूरी तरीके से फेल है। जो एक साधारण सा प्रबंध जो है, जिसकी इसने खुद जो थी बहुत ढोल मजीरे बजाए थे, एकदम कुंभ आया है 144 साल के बाद, उसके लिए भी ये इंतजाम नहीं कर पाई। तो इसलिए जो है ये सवाल ना उठे सरकार के ऊपर, इसलिए इस खबरें दबाने की सारी जो है वो चीजें की जा रही है राजीव जी। तो कुल मिलाकर मुझको ये लगता है कि ये जो भी कुछ कवायद की जा रही है, जिस तरीके से चीजें छिपाई जा रही हैं, असली आंकड़े नहीं आने दिए जा रहे, ये सरकार बचाने की कवायद है। और दूसरा बात राजीव जी की जब कुंभ में हादसे हो चुके थे, लगातार हादसे हुए, तो पहले कुंभ के ही हादसे छिपाने की कोशिश की गई, उसके बाद फिर जो मिर्जापुर का जिक्र किया जयशंकर जी ने, वहां जो दुर्घटना हुई आने वाली, और वो जो कटनी के एसएसपी का जो वायरल हो रहा है राजीव जी, वीडियो जो वायरल हो रहा था, अखिलेश यादव ने भी उसको शेयर किया था कि भाई 300 किलोमीटर लंबा जाम है, आप लोग यहीं से वापस लौट जाइए। इसके बाद भी क्या सरकार को कोई सबक लेने की आवश्यकता नहीं थी? चलिए, महाकुंभ योगी आदित्यनाथ के हवाले है, लेकिन दिल्ली का रेलवे स्टेशन तो योगी आदित्यनाथ के हवाले नहीं है, ये तो मोदी जी के हवाले है, अश्विनी वैष्णव के हवाले है। तो यहाँ इंतजाम क्यों नहीं किए गए थे भाई, जब आपको मालूम है? और दूसरी बात राजीव जी ये कि जो ऐसी दुर्घटनाएं जो है, अक्सर ये देखा गया है कि कई मामलों में आया है कि जब रेलवे प्लेटफॉर्म बदलने की घोषणा होती है तो इस तरीके की दुर्घटनाएं अक्सर होती हैं। तो ये रेलवे प्लेटफॉर्म क्यों बदला गया, इस पर सवाल है कि आखिर जो अगर ये नहीं, प्लेटफॉर्म बदले जाते हैं। देखिए, प्लेटफॉर्म कई बार बदले जाते हैं, हम लोग भी यात्राएं करते रहे हैं तो उसमें भी हम लोगों ने देखा यहां से वहां। लेकिन बात यह है कि आखिर इतनी मात्रा में टिकट आप क्यों हर घंटे 1500 टिकट काट रहे हैं? आपको यह नहीं पता कि रेलवे स्टेशन पर कितने लोग आ सकते हैं? आप जनरल बोगी के टिकट काटे जा रहे हैं, जनरल के टिकट काट रहे हैं, और स्थिति यह है कि आपको पता ही नहीं है, जो चढ़ गया चढ़ गया। क्या आप यहां व्यापार करने में लगे हुए हैं लोगों की जान की कीमत पर? प्लेटफॉर्म कई बार बदल जाते हैं, लेकिन प्लेटफॉर्म बदलते हैं तो उसकी सूचना भी पहले दी जाती है। अचानक आखिर में सूचना दे रहे हैं, भागम भाग की स्थिति है, आप जान रहे हैं कि इतने लोग हैं और इन लोगों को कैसे संभाला जाएगा, बहुत कुछ तो है। क्या यहां भेड़ बकरियों की तरह आपने बिल्कुल छोड़ दिया है कि जो मरे कटे कुछ भी हो,
हम तो पल्ला झाड़ लेंगे, मीडिया हमारे साथ है, कोई कुछ लिखने वाला नहीं है, जितना बताएंगे उतना बता दिया जाएगा कि इतने लोगों की जान गई। इस ढंग से थोड़ी सरकार चलती है। कह चुके हैं कि उनके खून में व्यापार है, तो जाहिर सी बात है कि आम नागरिकों की जान की कीमत सरकार के लिए कुछ है ही नहीं, उसके लिए मुनाफा सबसे ज्यादा है। तो कह चुके हैं कि मिनिमम गवर्नेंस जो है वो नारा दे चुके हैं, वो क्या मिनिमम गवर्नमेंट और मैक्सिमम गवर्नेंस क्या, इस तरह का कुछ नारा दे चुके हैं, मतलब सरकार कम रहेगी, ये वो कह चुके हैं जो प्रधानमंत्री। तो जब नारे ही राजीव जी दिए जा रहे हैं कि सरकार के खून में व्यापार है, तो जाहिर सी बात है कि सरकार की नजर में हर व्यक्ति जो है वो सिर्फ एक जिंदा लाश है। 10 लाख रुपए का मुआवजा मांगे एक आदमी, तो जब आप एक नागरिक की जान की कीमत आपकी नजर में सिर्फ 10 लाख रुपए का मुआवजा है, तो भाई ठीक है 18 हमारे 180 मर जाए तो आप उतना ज्यादा मुआवजा दे देंगे, तो आपके दिमाग में यही रहेगा। वाजिब सवाल राजीव जी ये जो आपने उठाया कि भाई जब सीसीटीवी फुटेज आ रहे थे, और राजीव जी एक टीवी चैनल जो है जो सरकार का ही समझा जाता है, जो सरकार के मित्र हैं उन्होंने खरीद लिया है, उसका एक वीडियो जारी हुआ, वो दिखा रहा है कि किस तरीके से उससे पहले जो है नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर भीड़ का आलम है, स्टेशन पर जो आलम है वो सीसीटीवी फुटेज उसका भी बता रहा है। तो जब आपको मालूम है कि सीसीटीवी फुटेज में दिखा रहा है इतनी भारी संख्या में जो प्लेटफॉर्म पर हैं और ट्रेनें केवल 2 ही आनी है, तो फिर क्यों इंतजाम नहीं किए गए? और सवाल ये कि क्राउड मैनेजमेंट के लिए आरपीएफ क्या कर रहा था, क्यों नहीं लगाया गया? ऐसे समय जब होता है तो क्राउड मैनेजमेंट किया जाता है, ये किस तरीके से किया जाए? तो ये बहुत सारे सवाल है। जाहिर सी बात है राजीव जी, ये जो जाने गई है, ये जाने गई नहीं है, दुर्घटना नहीं है, ये एक तरीके से लापरवाही में की गई हत्याएं हैं, इसको यही माना जाना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन एनएचआरसी, नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन, वो क्या कर रहा है, या वो भी खत्म हो चुका है? इस बारे में कई चर्चा कर चुके हैं। एनएचआरसी की बात क्या ही की जाए, लेकिन बहुत महत्वपूर्ण है कि इसके पीछे की सियासत को समझा जाए। क्या आज की तारीख में नरेंद्र मोदी को कुर्सी बचाने की चिंता है? एक बड़ा सवाल है। लेकिन उससे भी बड़ा सवाल एक बार फिर आना चाहता हूं। हेमंत जी मेरी आवाज आ रही है? हेमंत जी शायद डिस्कनेक्टेड हैं, हेमंत जी के पास नहीं आ रही, लेकिन चलिए प्रेम कुमार जी आपके पास आता हूं। प्रेम कुमार जी, क्या यह चिंता कुर्सी बचाने की है? आज सुब्रमण्यम स्वामी ने फिर घेरा है नरेंद्र मोदी को, और चंद्रबाबू नायडू को उन्होंने बता दिया है कि जब तक हैं तब तक हैं। लेकिन चलिए ये सब मायने बात, यहां तो सरकार, एक सरकार जा रही है, दूसरी सरकार आ रही है, हरियाणा जीत गए, महाराष्ट्र जीत गए, बिहार जीत जाएंगे, यही स्थिति रही तो दिल्ली जीत गए, ये सब कुछ चल रहा है। और इन सब के बीच हम बात कर रहे हैं कुर्सी बचाने की। कहीं अतिशयोक्ति तो नहीं है, कुछ ज्यादा तो नहीं बोल रहे हम लोग? प्रेम कुमार जी। जी राजीव जी, आप बिल्कुल वही बात कह रहे हैं, जो सत्ता जिस तरीके से सोच रही है उसको ही बता रही है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। आपने देखा राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा समारोह हुआ, उससे पहले ऐसा वातावरण बना के पूरे देश के लोगों को राम मंदिर के दर्शन कराएंगे और ये चुनाव तो अब हम उठा ले जाएंगे। उनकी मंशा भी यही थी, कोशिश भी यही थी, लेकिन हुआ उसके ठीक विपरीत। आज भी मेरे पास एक मित्र का व्हाट्सएप आया था, उसमें यही बात लिखी हुई थी कि अब कुंभ में जितनी बड़ी संख्या में लोग आ रहे हैं, इससे अब बिहार चुनाव तो लगता है बीजेपी और एनडीए जीत ले जाएगी, यही लिखा हुआ था। लेकिन मैं उदाहरण दे रहा हूं, जब राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा में उमड़ी भीड़, वो पूरे आयोजन, वो बीजेपी को नहीं बचा सकी। उत्तर प्रदेश हाथ से निकल गया लोकसभा चुनाव के दौरान। तो ये कुंभ के दौरान जो उनकी अपेक्षा है, उम्मीद है, राजनीतिक जरूरत को पूरा करने की लालसा है, वो भी फलीभूत नहीं होने वाला है, क्योंकि बहुत सारी बातें समय के साथ साथ स्पष्ट हो रही हैं। आरएसएस प्रमुख को भी कहना पड़ा था कि धर्म का इस्तेमाल राजनीति के लिए नहीं होना चाहिए, राम मंदिर के अनुष्ठान का इस्तेमाल राजनीति के लिए नहीं होना चाहिए, ऐसी बातें कहनी पड़ी थी। तो ये बात अब सबको समझ में आ रही है कि महाकुंभ के आयोजन का ये जिस भव्यता का प्रचार प्रसार किया गया, जिसमें 8,000 करोड़ रुपए खर्च किए गए और जिसमें एक झूठे स्लोगन दिए गए कि 144 साल बाद ये कुंभ लग रहा है,
सरकार ने अपील की, लोगों को जुटाया, माने एक ऐसी स्थिति बनाई कि सब लोग आइए यहां पर इकट्ठा होइए। और फिर दूसरी स्थिति बनाई कि प्रयागराज की घेराबंदी कर दीजिए, कोई घुस नहीं सकता है। तो बीच में ट्रैफिक लंबा लंबा जाम, 24 घंटे का जाम, 36 घंटे का जाम। और उसके बाद इस तरह से इसको कमर्शियलाइज किया गया कि वीआईपी को उनको बुलाने की व्यवस्था अलग। आपको ताज्जुब होगा राजीव जी, बहुत सारे लोग जानते हैं, जो लोग भी गए कुंभ, एक रात ठहरने के लिए 18,000 से लेकर 1,30,000 रुपए तक की वहां रहने की व्यवस्था थी, या अभी भी है। 1,30,000 रुपए आपको वहां रहने की व्यवस्था, इतना लग्जरी वो पेश किया गया। यानी महाकुंभ को रईसों का पर्यटन स्थल बना दिया गया। दूसरी तरफ कीड़े मकोड़े की तरह आम श्रद्धालु एक दूसरे से धक्का मुक्की करे, परेशान हो, उनको परेशान किया जाए, जहां चाहे वहां बैरिकेड लगा के रोक दिया जाए। थोड़ा आगे आ जाए, थोड़ा आगे। दूसरी तरफ बड़े शान के साथ अपने ये चाहे कोई प्लेन से जाए, कोई अपनी गाड़ी से जाए, हर तरह के अनुभव है। मुझे एक सेना के बड़े अफसर, कर्नल लेवल के अफसर जो रिटायर हैं, उन्होंने बताया, वो भी पैनलिस्ट हैं, उन्होंने बताया, जानकारी दी कि मैं बड़ा खुशनसीब था कि मैं गया, मुझे लोगों ने बताया वर्दी पहन के जाना तो सब कुछ ठीक रहेगा। वो सेना की वर्दी पहन करके गए और उनके लिए सारे फाटक जो जनता के लिए बंद थे खुलते चले गए, और वो आराम से वहां सेना रेजिमेंट वगैरह वगैरह जो व्यवस्था होती है उसके तहत नहा करके आ गए। और इसको वो बहुत गर्व से हमें बता रहे थे। लेकिन ये जो महाकुंभ है, इसमें इस तरह का स्तरीकरण नहीं होता था कि एक दिव्य दर्शन, एक दिव्य स्नान होगा और दूसरा जो है आम लोगों के लिए धक्का मुक्की वाला स्नान होगा। इसमें बदल दिया गया। ये इसका जनता इसको फील कर रही है, या जो लौट रहे हैं वो फील करेंगे। इसलिए वो नहीं होगा कि जिन्होंने कुंभ स्नान कर लिया वो राजनीतिक रूप से बीजेपी का हो गया, ये होने वाला नहीं है। दूसरी एक बहुत महत्वपूर्ण बात आप थोड़ी देर पहले कह रहे थे कि 1500 टिकट हर घंटे जब कट रहा होता है किसी रेलवे स्टेशन पर, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि आपको आइडिया है कि कितनी भीड़ आ रही है। कम से कम जितने टिकट कट रहे हैं उसकी दुगनी भीड़ तो पक्का आ रही है। बिल्कुल। बहुत सारे लोग टिकट नहीं ले पाएंगे और जितनी कट रही है भीड़ में वो कट रही है। तो जितनी टिकट कट रही है उसके हिसाब से आपने अंदर कोई व्यवस्था की है? नहीं की है। अगर केवल टिकट वाले ही जाएं, प्लेटफॉर्म टिकट तो ऐसे समय पर रोक दिया जाता है कि दिया ही नहीं जाएगा किसी को, जो यात्रा करेंगे वही जाएगा। तो प्लेटफॉर्म टिकट रोक देना चाहिए था, और टिकट जो है कट रहे हैं उतने ही कटने चाहिए थे जितनी बोगी में लोग बैठ सकते हैं। इवन आप मान सकते हैं कि जनरल बोगी में 3 गुना ज्यादा लोग बैठेंगे, 4 गुना ज्यादा लोग बैठेंगे, उतनी टिकट दे दीजिए। लेकिन बेहिसाब टिकट अगर जब आप काट रहे हैं तो इसका मतलब है कि आप आंख मूंद करके मौत के कुएं में लोगों को ढकेल रहे हैं। और यहां पर पकड़ने की जरूरत है। जब ये बातें पकड़ में आएंगी, इस पर सवाल उठाए जाएंगे। रेल मंत्री का इस्तीफा मांगना, इसको लोग सामान्य रूप से राजनीतिक मांग कह सकते हैं, लेकिन हमें दोषी बताओ कौन है। चलिए रेल मंत्री नहीं है तो कौन दोषी है? गृह मंत्री दोषी है कि प्रधानमंत्री दोषी है कि जो 144 साल में लगने वाला कुंभ बता रहा है वो दोषी है कि टीवी मीडिया अखबार में लगातार कह रहे हैं कि ऐसा महाकुंभ कभी हुआ ही नहीं, तमाम लोग आओ, वो दोषी है? कौन दोषी है? हमें तो लगता है कि इस तरीके से सबको आमंत्रित करना कि ऐसा कुंभ कभी हुआ ही नहीं, 49 करोड़, 50 करोड़, 52 करोड़ लोगों ने स्नान कर लिया, और उस पर अपना सीना फुला रहे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। ये राज्य सरकार और केंद्र सरकार और महाकुंभ की जो समिति है, इन लोगों ने मिलकर के इतना महिमा मंडन किया है इस पूरे कुंभ का कि इस कुंभ में आप स्नान नहीं करेंगे तो जीवन व्यर्थ हो जाएगा। जो इस कुंभ में जाएगा नहीं वो देश हिंदू है ही नहीं। जब आप कहेंगे कि आप हिंदू हैं ही नहीं, अगर आप इस कुंभ में नहीं जाएंगे वो देशद्रोही है आप कहेंगे। कह रहे हैं ना, वो बाबा बागेश्वर जो है यही तो कह रहा है
ये लोग हैं जिम्मेदार। वो मोक्ष प्राप्ति की बात भी कह रहा है। प्राप्ति मैं ये भी जो उल्लेख कर रहा हूं ये भी उनके बयान है कि जो नहीं जाएगा वो देशद्रोही है, वो सनातन द्रोही है। तो जो जाएगा, सारे लोग गए, अब बताइए मर गए, इसका कौन दोषी है? ये सारे लोग दोषी हैं। ये भीड़ देखिए, ये देखिए भीड़, वही है। ये क्या कहेंगे, यही तो है। खैर, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट बात है, को यहाँ पहुंचने देने की कोई आवश्यकता ही नहीं थी। ये आप 1500 रुपए 1500 टिकट काट करके रिकॉर्ड बना रहे हैं। आप बताना चाहते हैं कि इतने करोड़ हमने टिकट काट दिए, इतने करोड़ रुपए हमने कमा लिए। आप जिंदगी के साथ खेल रहे हैं, आप हिंदुओं की हत्या कर रहे हैं, आप हिंदुओं की आस्था का अपमान कर रहे हैं, आप गंगा माता को अपवित्र बना रहे हैं। अगर जिनकी आस्था है वो इस तरह से देखेंगे, गंगा माता के नाम पर जो महाकुंभ होगा उसमें इस तरीके से अगर जान जाएगी तो गंगा माता का अपमान करने वाले लोगों को भी ढूंढ निकालना पड़ेगा। उसी आस्था की नजर से मैं इसकी व्याख्या कर रहा हूं। जो लोग आस्था में हैं वो इस नजरिए से इसको देखेंगे, ये मैं कहना चाहता हूं। इसलिए वो टिकट काटने वाला व्यक्ति दोषी नहीं, वहां खड़ा पुलिसकर्मी दोषी नहीं। ये दोषी वो लोग हैं जिन्होंने बड़े बड़े आकर्षण के साथ, बड़े बड़े दावों के साथ लोगों को जुटाया और इसका राजनीतिक लाभ लेने की महत्वाकांक्षा को मजबूत किया। मैं कहता हूं कि ये महत्वाकांक्षाएं धराशायी हो जाएंगी, फलीभूत नहीं होंगी। राजीव, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, फलीभूत नहीं होंगी। महत्वाकांक्षाएं हैं, सरकार फिर से बनती रहे, यही महत्वाकांक्षा। लेकिन उसके साथ साथ भारतीयों का, हिंदुस्तानियों का क्या हो रहा है, हिंदुस्तानी आखिर, और उसमें भी अगर आप सनातनी और सनातन के नाम पर अगर आस्था का सैलाब यहाँ पर बिल्कुल लाना चाहते हैं तो वो साफ दिखाई दे रहा है कि आखिर हश्र क्या हो रहा है ऐसे सनातनियों, हिंदुओं और जो भी कह लीजिए उनका। लेकिन यहाँ एक इंपॉर्टेंट बात, हेमंत जी मेरी आवाज आ रही है? हाँ बिल्कुल आ रही है आपकी आवाज। मेरी आवाज मिल रही है? जी बिल्कुल आ रही है आपकी आवाज, बिल्कुल। हेमंत जी, बिहार में क्या चल रहा है? सवाल, चूंकि आप पटना में हैं इसलिए भी पूछना चाह रहा हूं। बिहार के मुख्यमंत्री यहाँ हैं, बिहार के लोगों के जो यहाँ हैं, जो जाने वाले थे प्रयागराज, उनके साथ क्या हुआ ये आपने देख लिया। कोई प्रतिक्रिया है? और खासकर कुंभ को लेकर, क्योंकि अब एक ही चुनाव है इस साल और वो चुनाव है बिहार का, इसलिए भी समझना जरूरी है। सियासी रोटियां कितनी सेकी जा रही हैं, किधर से? जी धन्यवाद। राजीव जी, नीतीश कुमार के बारे में ये कहा जाता है कि उन्होंने गैसल की रेल दुर्घटना के बाद इस्तीफा कर दिया था, लेकिन मैं कहता हूं कि आज की तारीख में जो कोई भी इस पूरी घटना को लेकर के सरकार की आलोचना नहीं कर रहा है वो सारे के सारे लोग इसके गुनहगार हैं, और नीतीश कुमार भी इसके गुनहगार हैं। नीतीश कुमार वहां दिल्ली क्या करने के लिए गए हैं? दिल्ली गए हैं वो अपने पीएसओ की बेटी की शादी में शामिल होने गए हैं। इसके पहले वो उसी पीएसओ की बेटे की शादी में गए थे शामिल होने के लिए, आज बेटी की शादी में शामिल होने गए हैं। उनको अपनी यह यात्रा स्थगित करनी चाहिए थी, लोगों के प्रति शोक संवेदना व्यक्त करने के लिए। बिहार के जो आंकड़े उपलब्ध हैं, जो बिहार के लोग 9 लोगों की उसमें मौत हुई है, और 9 लोगों में 2 को छोड़ करके बाकी महिलाएं हैं, और महिलाओं में 2 बच्चियां हैं, 2 बच्चे हैं। किसी ने अपनी माँ, कोई माँ बेटी मरी है, माँ बेटा मरा है, और सब लोग कमजोर आर्थिक पृष्ठभूमि के लोग हैं। लेकिन इसके बाद भी जो जीतन राम मांझी हैं वो कह रहे हैं कि रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बहुत बेहतरीन इंतजाम किया है, और ये जो भगदड़ मची और अव्यवस्था जो हुई उसके लिए लोगों को दोषी ठहरा रहे हैं जी। ये मोहन यादव जो है राजस्थान वाले मुख्यमंत्री, वो ये मध्य प्रदेश वाले मुख्यमंत्री, वो उन्होंने जो प्रवचन दिया है कि लोगों को कैसे ट्रेन में सफर करना चाहिए, कैसे ये शऊर रखना चाहिए कि कैसे ट्रेन में हमको जाना है, तो ये संवेदनहीनता की पराकाष्ठा है। और इसमें आप सरकार पूरी तरह से इसके लिए मैं समझता हूं कि जवाबदेह है, और इसलिए मैं कह रहा हूं कि जो पूरा माहौल है, उस माहौल में जो ये सब कुछ जो हो रहा है वो ये हो रहा है कि जो पूरा माहौल, जो भेड़िया धसान माहौल जो बनाया गया है, उस भेड़िया धसान माहौल को कैसे ग्लैमराइज किया गया है,
कोई यह कहने के लिए तैयार नहीं है कि अब बस कीजिए, आप लोग अपने घरों में रहिए। कोई यह कहने के लिए तैयार नहीं है कि हमारे पुरखों ने, हमारे बुजुर्गों ने ये कहा है, मन चंगा तो कठौती में गंगा, आप वहीं स्नान कर लीजिए, रहने दीजिए, अब यहां मत आइए। लेकिन ये पूरा एक धार्मिक आयोजन को एक पॉलिटिकल इवेंट बनाने के लिए सरकार, देखिए सरकार को इस बात को लेकर के कोई अफसोस नहीं है कि इस तरह की घटनाएं हो रही हैं। कुंभ में लोग मरे, रेलवे स्टेशन पर लोग मरे, और पूरे देश का जो रेल व्यवस्था है वो एक तरह से अव्यवस्था की शिकार हो गई है। कहीं भी कुछ नहीं है, किसी का कोई रिजर्वेशन का कोई मतलब नहीं रह गया हुआ है। लोग भेड़ बकरी की तरह घुसे जा रहे हैं, ट्रेनों में मारपीट हो रही है, लोग जबरन घुस रहे हैं, लोग अपनी जान दे रहे हैं। लेकिन इसको एक तरह से सरकार लगता है कि इनको इन चीजों को देख करके खुश हो रही है कि वह अपने पूरे इसमें मकसद में सफल हो गई है, क्योंकि सरकार चाहती है कि इस देश का लोग, इस देश में एक पूरा भीड़ तंत्र तैयार हो जाए, एक पूरा उन्मादी भीड़ समूह में बदल जाए पूरा देश, और उसको अपने मन के मुताबिक उसका इस्तेमाल किया जाए। इसी दिशा में तो ये जा रहे हैं। ये 144 साल बाद ये महाकुंभ आया है, 45 करोड़ लोगों के रहने की व्यवस्था है। जो कुंभ में नहीं नहाएगा वह गद्दार होगा, ये सब कहने वाला क्या कर रहा था? उसके खिलाफ कौन सी कार्रवाई हो रही थी? बाबा बागेश्वर के खिलाफ कोई कार्रवाई हुई? नहीं हुई। और लेकिन हद ये है कि जो लोग हैं इनके साथ, तो जो इनके एलाइज हैं, मैं तो कहता हूं कि जो वो शोले फिल्म का जो डायलॉग है कि ठाकुर ने हिजड़ों की फौज बनाई है, ये जो लोग हैं इनके साथ, वो किस तरह की भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं? ऐसी घटनाओं को जायज ठहरा रहे हैं, उसके लिए जनता को जो दोषी ठहरा रहे हैं। जीतन राम मांझी किस मुंह से कह रहे हैं कि अश्विनी वैष्णव ने बहुत बेहतरीन इंतजाम किया है, रेलवे ने बहुत बेहतरीन इंतजाम किया है। मोहन यादव किस तरह कह रहे हैं कि लोगों को चलने नहीं आ रहा है लोगों को जी। तो ये एक तरह से टेस्ट किया जा रहा है कि ऐसा समूह बनाया जाए जो हमारे एक आह्वान पर गिरते पड़ते जान देते हुए जहां बुलाया जाए वहां पहुंच जाए। बिल्कुल। और इसमें समाज का पढ़ा लिखा से लेकर के और जो बिल्कुल कम पढ़े लिखे लोग, सब तमाम तबके के लोग जो हैं वो इसमें हैं। और इस तरह के जो सेलिब्रिटी जो हैं वो इसको एक तरह से ग्लैमराइज करके इसको बढ़ावा दे रहे हैं। तो पूरा जो आयोजन है, उस आयोजन में मैं समझता हूं कि वे लोग भी, जो विपक्ष के लोगों पर भी सवाल है कि आखिर अगर ऐसे आयोजनों में आप शामिल होते हैं तो एक तरह से इस गुनाह के आप भी उसमें साझीदार हैं। क्योंकि ये ऐसा नहीं है कि आप जाकर नहा लेंगे तो आप भी तो भेड़ बकरी की तरह उसमें घुसे जा रहे हैं, तो उससे आपका वोट बैंक बढ़ जाएगा। अरे वोट को किनारे रखिए और चुनौती दीजिए कि ये पूरी व्यवस्था जो है कैसे लोगों को मरवाने के लिए की गई है। और वहां जो वीआईपी हैं उनके लिए विशेष प्रबंध किए गए हैं, बाकी लोगों को छोड़ दिया गया है। तो ये पूरा मसला जो है, ये लगता है कि सरकार एक तरह से अट्टहास कर रही है। उसको लग रहा है कि हमारा मकसद वो सफल हुआ, हमने लोगों को टेस्ट कर लिया कि लोग कैसे भेड़ बकरी की तरह हमारे एक इशारे पर, हमारे आह्वान पर हम कुछ भी कह दें। 144 साल वाला जो नैरेटिव है, आपने देखा होगा कि एक बाबा है, उन्होंने इसका कैसे खंडन किया और बताया कि ये बिल्कुल ही झूठ बात है, ऐसा कुछ नहीं है कि कुंभ तो 12 साल पर होता है लेकिन 144 साल पर कुछ खास होता है, ऐसा ये कुछ नहीं है। तो ये इस तरह का जो पूरा नैरेटिव बनाया गया है सरकार की ओर से, उसके प्रचार तंत्र की ओर से, उसमें यह है कि एक तरफ जब कुछ धार्मिक आयोजनों में आप सांप्रदायिकता फैलाते हैं, दूसरी तरफ कुछ धार्मिक आयोजनों को आप एक तरह से भीड़ तंत्र में लोगों को बदलते हैं और उसमें अपना प्रचार करते हैं कि हमने आपके लिए क्या क्या इंतजाम किया है, 45 करोड़ लोगों के लिए इंतजाम कर दिया है, आप यहाँ आएंगे तो आप गद्दार होंगे, आप नहा लेंगे तो आपका जीवन तट जाएगा, आपके लिए स्वर्ग में जगह सुरक्षित हो जाएगी। इस तरह का ये माहौल बनाते हैं। तो ये पूरा जो भेड़िया धसान है उसमें कोई कहने वाला, इस समय तो प्रधानमंत्री को आगे आकर के कहना चाहिए कि अब रहने दीजिए, आप लोग अपने अपने घरों में रहिए,
काफी दिक्कतें हो रही है। जी। आप अपने घरों में, अपने आसपास के तालाब और सरोवरों में जाकर स्नान कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ तो क्या 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 परेशानी होगी उसमें, आप नहीं कर सकते हैं। लेकिन नीतीश कुमार जी के बारे में, नीतीश कुमार जी वहां गए हैं तो आपने क्यों नहीं यात्रा स्थगित की आपने? नीतीश कुमार भी अगर आज यात्रा स्थगित नहीं कर रहे हैं तो मैं समझता हूं कि वो भी इस गुनाह के साझीदार हैं। जीतन राम मांझी जैसे लोग, चिराग पासवान जैसे लोग, ये सारे के सारे लोग इसके लिए जवाबदेह हैं। जो जनता मर रही है लेकिन सरकार पर कोई उंगली उठाने के लिए तैयार नहीं है, तो इन लोगों ने एक तरह से गुलामी का पट्टा पहन लिया मोदी जी के नाम का, और ये इनकी जुबान पर ताला लगा हुआ है। ये कहेंगे तो सिर्फ प्रशंसा में कहेंगे, अन्यथा कुछ नहीं कहेंगे। जी, बिल्कुल बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। यहाँ पर बहुत महत्वपूर्ण है कि नीतीश कुमार भी इसी सरकार के यानी एनडीए का हिस्सा हैं, और नीतीश बाबू एक बहुत बड़े सहारा यानी बैसाखी हैं इस सरकार के। नरेंद्र मोदी की जो सरकार है, तीसरी सरकार, उसके एक तरफ चंद्रबाबू नायडू और दूसरी तरफ नीतीश कुमार, दोनों एन। और बहुत इंपॉर्टेंट है कि क्या ये दोनों, अगर मोदी जी को कुर्सी चाहिए तो ये कर क्या रहे हैं? उस कुर्सी के सहायक, सहारा तो ये बने हुए हैं दोनों बैसाखी। आखिर इनको क्यों नहीं समझ में आ रहा है? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। नीतीश बाबू और चंद्रबाबू नायडू इसका जवाब दे सकते हैं, आगे आने वाले वक्त में देखेंगे। लेकिन प्रशांत टंडन जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका जाते, इधर तो स्टैंपेज की जो बात हो रही है वो तो हम करिए, भगदड़ की बात कर ही रहे, लेकिन दूसरी तरफ वहां जो अमेरिका में आखिर जाकर करके क्या आए? फिर हथकड़ियां। 157 लोग आज फिर लौट रहे हैं, और इनको लाया गया तो वही जैसे कैदियों को रखा जाता है वैसे रखा गया। पत्रकार उनसे मिल नहीं सकते, आम जनता से वो मिल नहीं सकते। चल क्या रहा है, हो क्या रहा है, ये एक बड़ी गुत्थी है ये, क्योंकि दूसरे देशों के लोगों को भी डिपोर्ट किया जा रहा है, मगर हिंदुस्तानियों के साथ ऐसा क्यों? इसमें हमारे देश का जो विश्व गुरु की जो बात होती थी, आखिर कहां है? मुझे नहीं लगता राजीव जी की कोई भारत का प्रधानमंत्री किसी भी विदेशी ताकत के सामने इस तरीके से मजबूर रहा हो कभी, या इतना उसको अपमानित होना पड़ा हो कि आप सामने खड़े होकर प्रेस कॉन्फ्रेंस में ट्रंप ने कह दिया कि हम टैरिफ लगाएंगे भारत के ऊपर। ऐसा कभी नहीं होता। और अब पहले उसने हथकड़ी लगा के भेजा भारतीय नागरिकों को, प्रधानमंत्री ने उसकी आलोचना नहीं की बल्कि उनकी तारीफ कर दी। वो ट्रंप की हाँ में हाँ मिला रहे थे प्रेस कॉन्फ्रेंस में। आपको अपने भारतीय लोगों की अस्मिता, उनकी प्रतिष्ठा का कोई वो ही नहीं है। और अब आप देखिए कि कल फिर रात में भेजा गया। प्रधानमंत्री की यात्रा के तुरंत बाद ट्रंप प्रशासन को मालूम है कि प्रधानमंत्री अभी अमेरिका से जा रहे हैं और अभी भारत में लौटेंगे, और उनके लौटने के साथ ही भारतीयों का एक जो जहाज जाएगा वो फिर हथकड़ी बेड़ी पहना के जाएगा। ये बिल्कुल ट्रंप दिखा रहा है कि मैं तुमको कुछ नहीं समझता हूं। क्या ये इतना जो झुकाव है वो अडानी को बचाने की वजह से है? ये सवाल तो खड़े होंगे कि आप भारतीय इंटरेस्ट को आप प्रोटेक्ट नहीं कर रहे हो, भारतीय लोगों की प्रतिष्ठा की बात को नहीं प्रोटेक्ट कर रहे हो, भारत के आत्मसम्मान की चिंता नहीं कर रहे हो, तो क्या ये सिर्फ अडानी को बचाने के लिए हो रहा है? आप याद कीजिए कि एक हम लोग चर्चा कर चुके हैं, यहाँ पे देवयानी खोबरागड़े थी, वहाँ पे डिप्लोमेट थी भारत की, और यही जो विदेश मंत्री थे, राजदूत थे अमेरिका में, एस जयशंकर, उनको हथकड़ी लगा दी थी यहाँ पे डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार, जिनको कमजोर प्रधानमंत्री बताया जाता है। उन्होंने बैरिकेड हटवा दिए थे अमेरिकन एम्बेसी के सामने से, उनका खाने पीने का सामान पे रोक लगा दी थी, तमाम तरीके से उनके एम्बेसडर को विदेश मंत्रालय में तलब किया था उस वक्त की विदेश सचिव सुजाता सिंह ने। और अब भारतीयों को हथकड़ी बेड़ी में पहनाया भेजा जा रहा है।
ऐसा कभी नहीं हुआ। और आप देखिए कि पाकिस्तान से लोग नहीं आए क्या? पाकिस्तान में भी लोग आए, अमेरिका से, बांग्लादेश में भी आए, श्रीलंका में भी आए, मैक्सिको की, और मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, कोलंबिया की, मैं तो अपने पड़ोस की बात कर रहा हूँ। वो हथकड़ी बेड़ी में नहीं आए हैं जी। तो क्या डोनाल्ड ट्रंप नरेंद्र मोदी को कोई सबक सिखाना चाह रहे हैं? और नरेंद्र मोदी इतना मजबूर है और इतना कमजोर है ट्रंप के आगे कि वो अपने ही देश के लोगों को डिफेंड नहीं कर पा रहे। ये सोचने वाली बात है, देश को सोचना चाहिए। सबसे बड़ा जो कारण है राजीव जी, चाहे वो आप वीडियो दिखा रहे थे अभी, आप भगदड़ के पहले के जी, इनको गुमान है, और वो गुमान गलत भी नहीं है, कि उन्होंने मीडिया का बड़ा हिस्सा जो है गुलाम बना रखा है। वो दिन रात नफरत चलाता है, दिन रात इनका एजेंडा चलाता है। उसको इनको मालूम है कि मीडिया हमारा गुलाम है, मीडिया के मालिकों को हम हवाई अड्डे दे देंगे और कुछ और दे देंगे। ये गुलाम मीडिया हमारी, चाहे वो 100 लोग मर जाएं, चाहे 1000 लोग मर जाएं, चाहे कोरोना हो जाए, कोरोना का मिसमैनेजमेंट हो, चाहे वो नोटबंदी का मिसमैनेजमेंट हो, चाहे वो इकॉनमी का मिसमैनेजमेंट हो, चाहे चाइना आपके देश में घुस जाए, चाहे आपके नागरिकों को हथकड़ी पहना के अमेरिका भेज दे 2-2 बार लगातार, और आज रात में फिर आएगा एक लॉट। इनको गुमान है कि ये मीडिया जिसको हमने खरीदा हुआ है, ये गुलाम मीडिया इनको उबार देगा। ऐसा हमेशा होता नहीं है राजीव जी। ये गुलाम मीडिया हिटलर ने भी पैदा किया था, उसका भी एक मंत्री था जो यही काम करता था, झूठ बोलने का काम। गोएबल्स जी। तो ये गुलाम मीडिया बनता नहीं। सिर्फ हमारे अपोजिशन को ये सोचना है कि उनका मीडिया मैनेजमेंट कैसे हो। जिस दिन हमारे विपक्ष ने और कांग्रेस पार्टी ने अपना मीडिया मैनेजमेंट के बारे में दिमाग से काम ले लिया, तो चीजें ठीक हो जाएंगी, वो गुमान निकल जाएगा। और इसलिए मैं बार बार कहता हूं कि आप ट्रंप की राजनीति की बात अलग है कि ट्रंप की पॉलिटिकल स्टैंड क्या है, क्या विचारधारा है। डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ भी वहां का मेन स्ट्रीम मीडिया था, उसके बावजूद उसने उस मेन स्ट्रीम मीडिया को किनारे कर दिया। वो कैसे किया, इसका अध्ययन हमारे विपक्षी पार्टियों करना है। अगर उनको वास्तव में सत्ता में आना है या सरकार को कटघरे में खड़ा करना है, सरकार की जवाबदेही पैदा करनी है। और अगर विपक्ष भी ये सोचेगा कि नहीं, ये हम देखें कि ये सेंट स्टीफेंस के पड़े हुए हैं कि नहीं है, इनके पास कार कौन सी है, ये साउथ दिल्ली में रहते हैं कि नहीं रहते हैं, तब हम इनको इंटरव्यू देंगे, तो फिर तो यही चलेगा जो चल रहा है। जी राजीव जी, बिल्कुल सही आप कह रहे हैं, फिर तो वही चलेगा जो चल रहा है। आना चाहता हूं क्लोजिंग कमेंट के लिए जयशंकर जी आपके पास। जयशंकर जी, नरेंद्र मोदी की अमेरिका यात्रा चर्चा में है और खूब रहेगी चर्चा में, इसलिए भी क्योंकि लौट के आए और खाली हाथ आए ये दिख रहा है। अब आज रात को कैसे आते हैं लोग ये भी देखा जाएगा। 485 भारतीयों को पहले लाना है, उसके बाद टोटल अभी 18,000 पर बातचीत बन चुकी है। 18,000 इंडियंस आएंगे, 7.25 लाख इंडियंस हैं जिनको अमेरिका अवैध कहता है। लेकिन नरेंद्र मोदी को हासिल क्या हुआ, इस देश को हासिल क्या हुआ? हथकड़ियां, टैरिफ, ब्रिक्स मर चुका है ये, अब नेटो भी मर गया है, ये बातें भी हो रही हैं। मतलब बिल्कुल वही उसी दिशा में जिसका नाम अभी ले रहे थे प्रशांत टंडन जी, गोएबल्स का। भारत में मीडिया, इतना लंबा वक्त आपने मीडिया में गुजारा है। राजीव जी, दो बातों को समझना होगा कि एक तो भारत अमेरिका के लिए एक बहुत बड़ा बाजार है, और दूसरा ये कि इस देश का प्रधानमंत्री बहुत ही कमजोर है। आप सोचिए कि इस देश का प्रधानमंत्री की सारी चिंता ये थी कि भाई ट्रंप ने अपने शपथ ग्रहण समारोह में इसको बुलाया नहीं, तो किसी तरह से मुलाकात हो जाए, ताकि एक मैसेज दे दिया जाए कि ना ट्रंप हमारा पहले ही जैसा मित्र है।
हवाई अड्डे पे कोई अमेरिकी प्रशासन का बड़ा आदमी रिसीव करने नहीं गया। इससे भारी बेइज्जती और क्या हो सकती है। एक जमाना था जब पंडित जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री थे, उनको रिसीव करने के लिए कैनेडी जब राष्ट्रपति थे वो हवाई जहाज के अंदर तक गए थे और वहां से उनको वाइस प्रेसिडेंट उनके साथ थे, प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट दोनों साथ थे और दोनों लेकर के आए थे। अब इनके मुंह पे लगातार तमाचे पर तमाचा ट्रंप प्रशासन मारते रहा। टैरिफ बढ़ाने की बात हो या अमेरिका से ही तेल डॉलर के हिसाब से खरीदने की बात हो, ये सारे दबाव बनाते गए और ये हाँ में हाँ करते गए। और इनके जाने से पहले, अमेरिका पहुंचने से पहले हमारे अप्रवासी भारतीयों को वहां जो थे लोग अवैध रूप से रह रहे थे, ठीक है गलत ढंग से रह रहे हैं तो उनको वापस करना ही चाहिए, कोई भी देश करता है, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन जिस ढंग से वापस किया, हथकड़ी बेड़ी में डाल करके एक सेना के एक विमान में, उस विमान में जहां एक ही टॉयलेट है और जहाज में भी आप हथकड़ी बेड़ी में बांध करके रखे हुए हैं, हिलने डुलने नहीं दे रहे हैं, मतलब ये सारे उदाहरण थे। इन सारी बातों से अवगत थे हमारे देश के प्रधानमंत्री, लेकिन उन्होंने इस बात का वहां पे कोई चर्चा भी नहीं किया, जिक्र भी नहीं किया। उसी का नतीजा है कि दूसरे जहाज से भी आए, वैसे ही लोग आए और तीसरे जहाज में भी हो सकता है किसी तरह से आए। सबसे अफसोस की बात है कि हमारे नामरासी जयशंकर जी जो है, एस जयशंकर, विदेश मंत्री एस जयशंकर जी, उन्होंने संसद में कहा कि भाई इस तरह के तो बहुत सारे मामले हैं, पहले से 2009 से लेके गिनाते गए कि कितने कितने अवैध अप्रवासियों को अमेरिका वापस कर चुका है यहाँ देश में, लेकिन उन्होंने यह बताने की जहमत नहीं उठाई इससे पहले कब किस साल में अवैध अप्रवासियों को हथकड़ी बेड़ी लगाकर सेना के विमान में अमेरिका ने यहां भेजा, इसका जिक्र उन्होंने नहीं किया। अब आप देखिए हमारे पास बहुत सारे उदाहरण हैं जी। कोलंबिया ने क्या किया, कोलंबिया में भी जब भेजने जा रहे थे उन्होंने कहा तुम अपना जहाज रखो अपने पास, हम अपने लोगों को लाने के लिए जहाज अपना भेजेंगे, उसमें जिसको आना हो वो आएंगे, या तो सम्मानजनक ढंग से भेजो। भाई सवाल है कि अवैध अप्रवासी गए कैसे अमेरिका जी? ऐसा तो नहीं कि उड़ करके चले गए होंगे, जहाज से गए होंगे, पासपोर्ट होगा, जो भी होगा, कैसे कैसे वहां पहुंच गए। अमेरिकी प्रशासन ने क्या किया, हिंदुस्तानी प्रशासन ने क्या किया, ये विवाद का विषय हो सकता है, लेकिन एक जो अंतर्राष्ट्रीय नियम और कानून भी होते हैं ना कि आप मानवीयता नहीं मरनी चाहिए, मानवता का भी होता है, तकाजा होता है, उसके हिसाब से किसी कैदी को भी अगर आप रखते हैं, वो कैदी तो नहीं है, किसी कैदी को रखते हैं तो भी एक सम्मानजनक ढंग से, खासतौर से अमेरिका वगैरह में होता है ये, तो उनको सम्मानजनक ढंग से भारत में लाना चाहिए था, वो आपने नहीं किया। तो ये कहीं ना कहीं हमारे प्रधानमंत्री की घुटना टेक रणनीति हो सकती है, कमजोर प्रधानमंत्री होने का और दिखाने का कि हम विश्व के सबसे बड़े गुरु हैं, विश्व गुरु हैं और हमारे सब कद्र करते हैं। और बताइए फ्रांस में थे वो, और फ्रांस के राष्ट्रपति से हाथ मिलाने के लिए बढ़े और फ्रांस का राष्ट्रपति मैक्रो आगे बढ़ गया, इनका हाथ झटक करके दूसरे से हाथ मिलाया। ये इसी बात पे प्रसन्न हो गए कि साहब ट्रंप ने इनकी कुर्सी पीछे की, जब वो जितने हुए तो उन्होंने कुर्सी पीछे की। बाद में सोशल मीडिया पे और भी जगहों पे आ गया कि नहीं वो तो सबके लिए लगभग किया, इजराइल के प्रधानमंत्री के लिए भी ऐसा ही किया था, बाकी लोगों के लिए भी कर रहा था वो। तो अब जिस बात पे आप खुश हो सकते हैं, नॉर्मल कटसी है ये, नॉर्मल कटसी होती है कि भाई ठीक है, जब आप राष्ट्राध्यक्ष है, आप होस्ट कर रहे हैं तो करते ही है, लेकिन आप सोचिए कि हमारे सोच का दायरा कितना क्षुद्र है कि हम इसी बात से प्रफुल्लित हो जाते हैं, अरे साहब देखिए दुनिया का सबसे बड़ा राष्ट्रपति ट्रंप हमारी कुर्सी पीछे कर रहा है, हमको ही करने जा रहा है। तो ये सब चीजें हैं। अब आने वाले दिनों में अब अडानी को कैसे वहां से मुक्ति मिले, सारी चिंता का विषय तो ये है। वहां जो बहुत सारी कंपनियों ने सारे करार उसके साथ, अडानी कंपनियों के साथ रद्द करने शुरू कर दिए थे, वापस कैसे हो, ये सारी चिंता का विषय है। इसके लिए किसी भी हद तक झुक सकते हैं हमारे मोटा भाई, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। लेकिन ये भारत की प्रतिष्ठा के साथ खिलवाड़ है, भारत की प्रतिष्ठा धूमिल हो रही है, हमारे देश के प्रधानमंत्री की प्रतिष्ठा धूमिल हो रही है।
इस बात की चिंता भी हमारे लोगों को करना चाहिए, यही मैं कहूँगा। जी राजीव, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। देश की प्रतिष्ठा धूमिल हो रही है, इस बात की चिंता करनी चाहिए। कुर्सी रहे जाए ये मायने नहीं रखता, देश रहना चाहिए, देश मजबूत रहना चाहिए। और ये बात कब समझेगी ये सरकार, ये बड़ा सवाल है। चलिए इस कार्यक्रम को अब समाप्त करते हैं।